नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ यारो के बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है ये। नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक बार में ही करना होगा। ठीक है, 140 पहले जीएस करेंगे, 60 हिंदी करेंगे, पहले अलग अलग होता था। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार देखें, अटेम्प्ट करें। और आरओ का जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। आरओ का एग्जाम टफ हो सकता है, जैसा 11 फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था। इससे पहले आरओ 2021 का आया, अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री हुआ। इसका सिंपल मतलब यह है, यूपीपीएससी आयोग का सीधा सीधा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई अगर अब आपको यूपीपीएससी आयोग के कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करके सिलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी आरओ में जितने दिन बचे हुए हैं, 27 जुलाई को पेपर है, अभी भी अगर आप सिर्फ 3 चीजें कर ले तो आराम से आरओ का कट ऑफ निकल सकता है आपका। देखिए, प्री सबसे ज्यादा टफ स्टेज है। 11 लाख लोग जो है भरे हैं, 400 समथिंग सीटें हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार से ज्यादा लोग आरओ के प्री में नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं ये 11 लाख में से। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, कट ऑफ निकालने का टारगेट रखिए। प्री में सिर्फ कट ऑफ ही निकाला जाता है बस, और कट ऑफ आराम से अभी भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो दिया है हमने, उसको पढ़ डालिए। करीबन 900 पेज का है वो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो दिए गए पेड ग्रुप में, उनको देख डालिए। पढ़ाई इससे करनी है आपको। और एससीएस का पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस अगर आप करें, जितने दिन बचे हुए हैं अभी, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में आरओ का जो ये एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, जो 11 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें, पेपर लीक भले हुआ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे। अभी यूपीपीसीएस 2024 का जो नया पैटर्न के हिसाब से एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 150 में से जो है 120 क्वेश्चन आए हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। तो आरओ के सीरियस एस्पिरेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं। और अगर जो कोई पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकता है, स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके उसको एग्जाम तक फॉलो करें। जो नहीं भी कर सकता है, यहां पे फ्री चैनल में हम कई सारी चीजें आपको दे रहे हैं। पीवाईक्यू के पापा दे दिए, टेस्ट सीरीज यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी बजट, यूनियन बजट, मिसलेनियस पापा सब मिलेगा आपको। जून एंड से पहले सब मिल जाएगा। यूपी पीसीएस 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें अगर आपको प्री में, देखिए, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, सिर्फ कट ऑफ आपको निकालना है। तो कट ऑफ अगर प्री में निकालना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ लो। रिकॉर्डेड वीडियोस जो देंगे वो देख लेना। एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इससे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एससीएस टेस्ट सीरीज और एससीएस पेड क्विज से अगर कोई इसी से प्रैक्टिस कर ले तो आपको करीबन 40 से 50% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। नमस्कार। आरओ में अब 200 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे। जैसा पेपर आपका 27 जुलाई 2025 को आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। तो यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स 23-24 के लिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हमारा टेस्ट नंबर 11 होगा। 10 टेस्ट अब तक हम पूरे कर चुके हैं। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। आपको यहाँ पे दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से देखने हैं। एग्जाम लाइक चीजें हैं सारी। इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है। आप सब आराम से पॉज कीजिए और इसको पढ़िए, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से आपको सही करेक्ट चुनना है। राजवंश और उनकी राजधानियां दी हुई हैं। आप पॉज कीजिए और करेक्ट चुन लीजिए अपना। ठीक है, और फिर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए, पाल राजवंश जो था, पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाल, और राजधानी होती थी मुंगेर में। ये पाल की राजधानी मुंगेर थी। सेन राजवंश के फाउंडर समंत सेन थे, लखनौती राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट वन ने फाउंड की थी, और कन्नौज थी राजधानी। और चौहान राजवंश वासुदेव ने फाउंड किया था इसको, और राजधानी क्या थी? अजमेर। ठीक है, और धारा नगरी परमार डायनेस्टी जो होती थी ना, उसकी राजधानी थी। दूसरा देखो, सही विकल्प चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। पुलकेशन प्रथम जो था, उसने वातापी में राजधानी के साथ राज्य की स्थापना की थी।
ईशान वर्मन के सिक्के और मोहरों से ये पता हमको चलता है कि वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, न्यायप्रिय शासक था और एक बहादुर योद्धा और शिक्षा का संरक्षक था। विक्रमादित्य प्रथम ने राजमल, अलग अलग उपाधियां टाइटल्स अज्यूम करते थे ना ये लोग, तो विक्रमादित्य वन ने अज्यूम किया राजमल का टाइटल। और विजयादित्य के व्यापक रूप से अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधि के लिए जाने जाते थे, मतलब टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी इनके टाइम पीरियड पे काफी अच्छी हुई थी। आपको करेक्ट चुनना है। तो ये सभी बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखेंगे, अमीर खुसरो का जो जन्म था वो अभी का जो यूपी है वहां पे कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर शहर के वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती थे। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में अनाज कर जो होता था, ग्रेन्स के ऊपर जो टैक्स लगता था, उसको खत्म कर दिया था। आपको बताना है सही कौन सा है। तो ये भी आपके तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फोर्थ देखेंगे, फिर से आपको सही चुनना है। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह उपाधि, अलग अलग टाइटल्स ये लोग अज्यूम करते रहते थे, तो आपको सबका पता होना चाहिए। तो सिंह विष्णु अवनी। परमेश्वरमन प्रथम ने कांची में मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और राज सिम्हा ने पल्लव भंजन की उपाधि, जो टाइटल था एपिथेट, उसको अडॉप्ट किया था। आपको बताना है कौन सा सही है। तो दीज आर ऑल्सो ऑल करेक्ट। सही चुनना है आपको। फ्रांसिसो डी अल्मीडा नाम सुना होगा आपने जरूर। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है भारत का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक फाउंडर था, रियल संस्थापक था, वो था अल्फोंसो डे अल्बरकीक। नीनो डे कुहा ने 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा ट्रांसफर कर दिया था। और 1654 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने अधिकृत पूर्वी प्रदेशों में निवास करने और व्यापार करने की मान्यता दे दी थी। दैट ब्रिटिशर्स कुड रिजाइड एंड ट्रेड इन देयर ऑक्युपाइड ईस्टर्न टेरिटरीज। आंसर ये भी आपके सभी सही हो जाएंगे। सिक्स्थ देखेंगे, आपको मैच करना है। देखिए आपके वाइसरॉयज दिए हुए हैं, रीडिंग कर्जन, और आपको बताना है उनके टाइम पे क्या आया था। तो आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ लो, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर डी। देखो, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ठीक है, और कैलकटा कॉर्पोरेशन एक्ट। तो पहला तो ठीक ही हो गया, इंपॉर्टेंट वाली चीज है। लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे आया आपका फैक्ट्री एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था। कौन सा? 1892 वाला। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड, अच्छा कर्जन का टाइम पीरियड क्या था? मैंने आपको पहले भी बताया था, कर्जन का टाइम पीरियड नोट कर लो, इन सबके टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। लैंसडाउन का हो जाएगा 1888 से आपका 1894, पहले ये लिख लेते हैं। लॉर्ड रीडिंग का हो जाएगा 1921 से 1926, ये तो इजी वाले हैं, बाद वाले, है ना। और क्या बचा? चेम्सफोर्ड 1916 से आपका 1921, ठीक है। तो सी का हमारा रीडिंग के टाइम पे रोलेक्ट एक्ट का हो जाएगा, और चेम्सफोर्ड के टाइम पे आपका जो रोलेक्ट एक्ट था 1919 वाला, उसका रिपीलमेंट हो जाएगा, ठीक है। डी का आपका नहीं, डी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, सी का आपका 3 हो जाएगा, सी का 3 और डी का आपका 2 हो जाएगा। तो इनके टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, बस ये नोट कर लो। तो इनके तो आगे इनके सबके ईयर्स दिए हुए हैं, तो आप मैच कर सकते हो। 7 देखो, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये कुछ विद्रोह दिए हुए हैं, इनके आपको ईयर पता होने चाहिए। आप पॉज करो और सॉल्व करो। बी है इसका आंसर। तो देख लो आप, कोल रिवोल्ट कब हुआ था? 1831 से आपका 1832 का टाइम पीरियड था। संथल का आपका टाइम पीरियड था 1855 से 1856। इंडिगो रिबेलियन 1859 नोट करेंगे, 1860। और पबना था आपका 1873 टू 1876। मैंने आपको बताया था लीडर का नाम, जगह और ईयर, ये 3 चीज किसी भी रिवोल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारे सवाल आपके बन जाएंगे उससे। 8th देखो, सही चुनना है आपको। ये कुछ आंदोलन दिए हुए हैं और कौन उनसे संबंधित थे, कौन से लीडर या कौन सी पर्सनालिटी उनसे संबंधित थी, आपको सही विकल्प चुनना है। ए हो जाएगा 1 2, ये 3 इधर बी वाले का लिखा हुआ है, कोई नहीं। सत्यशोधक आप जानते हैं, ज्योतिबा फूले। अरवपुरी मूवमेंट, अरवीपुरम, ये आपका श्री नारायण गुरु ने शुरू किया था। कहाँ पे? केरला में, याद होगा।
आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जिसको कहते हैं, ये था आपका ईवी रामास्वामी नायकर का तमिलनाडु में। दलित मूवमेंट जो है महारो का, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र का था। ठीक है, तो ये हमारा पहला और दूसरा सही है बस। 9th देखो, आपको मिलान करना है, फिर से लॉर्ड्स दिए हुए हैं और उनके टाइम पीरियड में क्या आया, तो देखेंगे, पॉज करो और चेक करो इसको। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे आपका जून 3 प्लान आया था, जो कि 1947 में अनाउंस किया गया था। लॉर्ड वेवल 1944 से 47 तक थे। सी राजगोपाला फॉर्मूला कब आया? 1944 में, तो ये इनके टाइम पीरियड में आया। लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे आया था ऑगस्ट ऑफर 1940, और लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी 1925 में। 10th देखेंगे, सही विकल्प चुने। 1860 के दशक में एमपी और गुजरात राज्यों में अंग्रेजों और उच्च जाति के हिंदुओं के खिलाफ नायकदा आंदोलन, आपने नाम नहीं सुना है तो कोई नहीं, यहां से पढ़ लीजिए आप, नायकदा आंदोलन शुरू हुआ था। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस द्वारा हस्ताक्षरित की गई श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। सिविल सेवाओं का शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन हुआ इंपीरियल, प्रोविंशियल, सबऑर्डिनेट में, वो लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड में हुआ था। और नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति जो आई, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के टाइम पे स्टैब्लिश की गई थी। आपको बताना है सही कौन सा है, तो ये सभी सही है। 11 देखेंगे, 1857 के विद्रोह में देखिए केंद्र और नेता, आपको सही विकल्प चुनना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, बताइए। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, देखेंगे अब सबसे पहले गोरखपुर गजाधर सिंह, फिर हरियाणा में थे राव तुलाराम, फिर मेरठ से थे कदम सिंह, बरेली से थे आपके खान बहादुर, ऐसे, और मथुरा से थे आपके देवी सिंह। 12th देखेंगे, आपको इन कथनों पे विचार करना है। के.एम. पानीकर ने बोला कि 1765 से 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में लुटेरों का साम्राज्य स्थापित किया है, मतलब दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ किंगडम ऑफ रॉबर्स इन बंगाल। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, बंगाल का जो गवर्नर था उसका पद गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, और भारत के सभी तत्कालीन राज्यों के शासन का उत्तरदायित्व जो है उसको दे दिया गया। बक्सर का जो युद्ध हुआ उस टाइम पे बंगाल का नवाब मीर कासिम और दिल्ली में शासक था शाह आलम सेकंड। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हरा दिया था। बात हो रही है किसकी? बैटल ऑफ बक्सर की, वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। तो 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। 13 देखेंगे, गलत विकल्प चुने। महाराष्ट्र के वर्धा शहर में स्थित सेवाग्राम आश्रम 1936 महात्मा गांधी ने इसको स्थापित, अंतिम महत्वपूर्ण आश्रम था, उनके द्वारा स्थापित किया गया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की 1910 में। महात्मा गांधी ने 1892 में दक्षिण अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, और भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार में चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया था, और यही गांधी जी का पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था इंडिया में, विच इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत हो जाएगा? देखिए सी गलत है। सी क्यों गलत हो गया? महात्मा गांधी ने जो नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी वो की थी 1894 में, ना कि 1892 में। 14 देखेंगे, आपको फिर से गलत चुनना है। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक एफएसटी ने, मुगल काल में शाहजहां ने, तथा आधुनिक काल में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी ने, मतलब ये जो तीनों हैं ये आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग के गठन से संबंधित हैं। जहांगीर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद के गायक होते थे। मुगल चित्रकला जहांगीर के टाइम पे एकदम पीक पे पहुंची। संस्कृत विद्वान गोविंद भट्ट को अकबर के काल में कालिदास या अकबरिया कालिदास, मतलब अकबर के टाइम का कालिदास, इसकी उपाधि मिली थी। आपको गलत चूज करना है, बी गलत हो जाएगा। तो ये जो आपके मुगल जो तानसेन और स्वामी हरिदास थे वो ध्रुपद के सिंगर थे, बिल्कुल ठीक बात है, ये अकबर के टाइम पीरियड के हुआ होते थे, ना कि जहांगीर के टाइम पीरियड के। ठीक है, 15 देखेंगे, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। शेरशाह सूरी ने पुरानी और नकली मुद्राओं को चलन से हटा दिया था, जो ऑड और काउंटरफिट करेंसीज होती थी उनको हटा दिया था, और फिर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की करेंसी वो लेके आया था। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी, लोदी वंश का सबसे बेस्ट रूलर, सर्वश्रेष्ठ रूलर माना गया है। दिल्ली सल्तनत में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य गुलाम वंश के शासक
कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करा और अधूरा काम जो पूरा किया वो इल्तुतमिश ने किया। आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये तीनों ठीक है बातें बिल्कुल। 16 देखेंगे, आपको गलत चुनना है अब। बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी और मेवाड़ शासक राणा संगा ने भारत पे अटैक करने के लिए बुलाया था कि आओ आके अटैक करो। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेवा, अलग से एक स्पेशल सर्विस बनाई थी। बहलोल लोधी ने अपने शासनकाल में हिसाब किताब, जो अकाउंटिंग सिस्टम था, उसकी प्रणाली की शुरुआत की थी। 1717 में मुगल सम्राट फरूख शुआर द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां। आपको गलत बताना है कौन सा है। सी गलत हो गया। ये सिकंदर लोधी का किया हुआ काम था। जो ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ अकाउंट्स था, ये सिकंदर लोधी ने स्टार्ट किया था, ना कि बहलोल लोधी ने। 17th गलत विकल्प चुनेंगे फिर से। मुगल काल के दौरान भारत से सबसे अधिक निर्यात मतलब एक्सपोर्ट जो वस्तु होती थी वो थी सूती कपड़ा, कॉटन टेक्सटाइल। ब्रिटिश भारत में शुरू हुई रैयतवाड़ी व्यवस्था मूल रूप से शेर शाह सूरी ने स्टार्ट की थी। चंद राजवंश के सबसे पावरफुल शासकों में से एक बाज बहादुर चंद थे, जो 3 अप्रैल 1659 को मुगल सम्राट शाहजहां से जाके मिले थे। सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली खां की हत्या मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क की मदद से की थी। इनकरेक्ट बताना है। ध्यान से पढ़ो, पॉज करो और सॉल्व करो। सी गलत हो गया। चंद डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे बाज बहादुर चंद, वो शाहजहां से मिले थे 3 अप्रैल 1656 में। ईयर गलत दिया हुआ है ये वाला। 18th देखेंगे, आपको गलत विकल्प चुनना है। इनकरेक्ट ऑप्शन सैयद वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह। अब इससे एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो थे, ये शाही जो महल थे उसमें हिंदू देवताओं की पूजा की जाती थी। शिवाजी राजे भोसले ने 1672 में सालेहर के युद्ध में मुगलों को हरा दिया था। ईशान वर्मन को इतिहास में हुणों का विरोध करने और हुणों को पराजित करने के लिए हम याद करते हैं। भारत में नक्शबंदी सिलसिला, उसकी स्थापना किसने की? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। ये सारे सिलसिले हैं अलग अलग, आपको ये पता होने चाहिए। आपका ए गलत हो गया। ये नसरुद्दीन खुसरो शाह के टाइम पे लास्ट रूलर जो खिलजी डायनेस्टी के थे, उन्होंने हिंदू डेटीज को वर्शिप करना स्टार्ट किया था रॉयल पैलेसेस में। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह जो थे वो एक मुस्लिम थे जो कि हिंदुइज्म से कन्वर्ट हुए थे। तो ये खिलजी डायनेस्टी के थे। आपको जितनी भी डायनेस्टी हैं उनके इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम पता होने चाहिए। तो सिंपली ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। 19th वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव के उद्देश्य से 5 जून 2015 को हरित राजमार्ग नीति, जो आपका ग्रीन हाईवे पॉलिसी है, वो स्टार्ट किया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक बड़ी अम्ब्रेला योजना है जिसे 2017-2018 में लॉन्च किया गया था। भारतमाला प्रोजेक्ट की बात हो रही है। रेलवे क्रॉसिंग पर जो लगातार दुर्घटनाएं होती हैं और जान माल का नुकसान होता है, उसको रोकने के लिए 4 मार्च 2016 को दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेतु भारतम योजना, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है। बी सही है। सेकंड और थर्ड बिल्कुल ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ? ग्रीन हाईवे पॉलिसी जो है वो आपकी सितंबर 2015 की है, 29 सितंबर 2015, ठीक है। और ये सारा जो दिया हुआ है बिल्कुल ठीक है, तो सिर्फ इसकी डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए 20th देखेंगे अब। भारत में अवशिष्ट टर्शरी क्रम की अवसादी चट्टानें में आपको पेट्रोलियम मिलेगा, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं टर्शरी सिस्टम की। और अवशिष्ट विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जल निक्षेपों से किया जाता है। मतलब कि जो विंध्यन सिस्टम की रॉक्स हैं वो आपको वाटर डिपॉजिट्स बने हैं उनमें। भारत में अवशिष्ट डक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है, डेक्कन ट्रैप। और अवशिष्ट धारवाड़ क्रम धात्विक खनिज के लिए, मतलब मेटालिक मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। आपको बताना है सही कौन सा है। तो 1, 2, 3 और 4 तीनों सही हैं। तो यहां से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कि टर्शरी सिस्टम से क्या मिल रहा है, विंध्यन से क्या मिल रहा है, डेक्कन ट्रैप कहाँ का है और धारवाड़ सिस्टम किसके लिए फेमस है, ये यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21 देखेंगे, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पूर्व से पश्चिम छोर तक मापी गई भारत की जो वास्तविक दूरी है, मतलब इधर से आप इधर जाएंगे अगर इंडिया में, तो ये 2933 है, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 8 डिग्री 45 उत्तर अक्षांश तक फैली हुई है, ठीक है। ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह सेम रहेगी, मतलब इफ यू आर गोइंग टुवर्ड द पोल्स तो 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में है, साउथ सेंट्रल पार्ट में है। करेक्ट पूछ रहा है आपसे।
पहला और चौथा बिल्कुल सही है। देखिए दूसरा क्यों गलत हुआ? जो सदर्न बाउंड्री है ना इंडिया की, वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, फर्क समझना। और इंडिया जो है वो कहां पे लोकेटेड है? हाँ, फिर थर्ड क्यों गलत हुआ? जब आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड्स सेम रहेंगे, ना कि लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। अब आपको फिर से मैच करना है। मैच कीजिए वोल्केनो और कंट्री, कहां पे लोकेटेड है कौन सा वोल्केनो। पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। आंसर इसका डी हो जाएगा। माउंट सिडली आपका अंटार्कटिका में है, मॉसन पीक आपका ऑस्ट्रेलिया में है, मोना लोआ हवाई यूएसए में, और कोटापैक्सी बहुत फेमस इक्वाडोर में। अब आपका 23rd पे आ गए हैं हम, तो आपको देखना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1907 में जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर जिले में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। गोदावरी नदी दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है, सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, जो ओरिजिनेट करती है महाबलेश्वर से, सयाद्री। और NH44 और NH19 जो नेशनल हाईवेज हैं, ये ग्रैंड ट्रंक रोड के अंदर आते हैं। यू हैव टू टेल विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकंड नो। कृष्णा रिवर, गोदावरी कैसे हो गई भाई? कृष्णा नदी है सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर। गोदावरी तो दक्षिण गंगा है, आप जानते हैं, नासिक से आती है गोदावरी। 24, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, when a river originates from a mountain and it flows in all the directions, इस पैटर्न को कौन सा पैटर्न कहते हैं? तो इसको कहते हैं अरीय अपवाह प्रतिरूप, दैट इज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। मतलब यहाँ है माउंटेन और ऐसे ऐसे नदी बहना स्टार्ट हो गई है, तो इसको हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। ठीक है। और डेंड्रिटिक आप जानते हैं, वो जैसे ट्री होती है ना, ट्री की ब्रांचेस से निकल जाएं, वो वाला आपका डेंड्रिटिक पैटर्न होता है। कोई एग्जाम्पल कमेंट कीजिए आप इन सबका एक एक, तभी तो पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं अच्छे से। 25 देखेंगे। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इक्वेटर या फिर 0 डिग्री जस्ट सेंट्रल पार्ट से होकर गुजरता है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन तीनों लाइंस पास करती हैं अफ्रीका से। अफ्रीका महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में। आंसर बताएंगे। बी सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। आपका फोर्थ क्यों गलत हुआ? ऑस्ट्रेलिया है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में, ना कि अफ्रीका। ठीक है। 26 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसको यूरोप से अलग करता है। मतलब यूराल माउंटेन्स एशिया को सेपरेट करते हैं यूरोप से। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर की मरियाना गर्त है, जिसका जो गहराई है वो 11,000 करीब मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट तल से 8848 मीटर ऊंचा है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही हो गया। सेकंड क्यों गलत हुआ? मैरियाना ट्रेंच कहां पे है बताइए? पैसिफिक ओशन में है, बिल्कुल ठीक है। इसकी जो आपको डेप्थ दे रखी है ना, वो एग्जैक्ट याद करनी है, 11,022 मीटर। तो ये इसमें गलती है। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोपेन योजना है, उसमें CWG प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। CWG कौन सा आता है? तो ये आपका राजस्थान का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो आता है। 28 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वीप और अवस्थिति दी हुई है, कौन सा आइलैंड कहां पे लोकेटेड है आपको सही बताना है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए पीरम आइलैंड आपका गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। ये दीव कहां पे है? काठेवार कोस्ट पे। अड्डू अटोल सुना है आपने? ये मालदीव का सबसे दक्षिणी अटोल है। और वियांत स्योदार गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक। गल्फ ऑफ जो अरब की सागर की खाड़ी है, यहाँ पे जो आइलैंड लोकेटेड है वो कौन सा है? द्वारका। 29 ट्रांस हिमालयस की बात हो रही है, आपको बताना है सही कौन सा है।
ये एक वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, मतलब ग्रेटर हिमालयस के नॉर्थ में है। भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, वो यहीं पे है। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी यहीं पे है, स्टीपेस्ट पीक कहते हैं इसको। यहाँ सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं से होकर बहती है, बुंजी नाम के स्थान पे लद्दाख पर्वतमाला को काटती है और भारत का सबसे गहरा डीपेस्ट गॉर्ज बनाती है। सही बताओ कौन सा है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब सभी ठीक है। 30th देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का लगभग 98% कोल मिलेगा आपको गोंडवाना में, और गोंडवाना लैंड प्राचीन महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है और उत्तर में अंगारा लैंड है। लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि तेथिस सागर के से अलग हुई थी, तेथिस सी से सेपरेट होके ये लैंड्स बने थे। आंसर बताएंगे आप। 30th का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। 31 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की सीमा उत्तर में चीन, भूटान और म्यांमार से लगती है। मैंने बताया आपको पॉलिटिकल मैप इंडिया का, बाउंड्रीज अच्छे से पढ़ लो। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित द्वीप देश और पाक जलमड्रू मध्य द्वारा प्रायद्वीप भारत से अलग किया जाता है। पाक स्टेट से अलग हो रहा है श्रीलंका, बेसिकली इसका मतलब ये है। मालदीव हिंद महासागर में श्रीलंका और भारत दोनों के दक्षिण पश्चिम में स्थित 1192 द्वीपों की एक श्रृंखला है, पूरी चेन ऑफ आइलैंड्स है। आपको बताना है कौन सा सही है। सेकंड और थर्ड सही है, मार्क कर लो। सेकंड और थर्ड, पहला गलत हो गया। देखिए, इंडिया बॉर्डर शेयर करता है 7 कंट्रीज से, पहली बात तो। अफगानिस्तान पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना भूटान नेपाल नॉर्थ में है, ध्यान दीजिएगा। म्यांमार ईस्ट में है, बांग्लादेश जो है वो, मतलब आप कह सकते हैं ईस्ट में बांग्लादेश है, म्यांमार फार ईस्ट में है, ठीक है, सुदूर पूर्व जिसको कहेंगे, इसलिए पहला गलत हो गया। 32 देखेंगे, आपको सही विकल्प चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला भारत के प्रमुख यूरेनियम क्षेत्रों में से एक है। झारखंड का हजारीबाग जिला भारत के प्रमुख थोरियम क्षेत्रों में से एक है, और उड़ीसा का कालाहांडी और गंजम भारत के प्रमुख ग्रेफाइट क्षेत्रों में से एक है। झारखंड का हजारीबाग और राजस्थान का भीलवाड़ा ये लिथियम क्षेत्रों में से एक है। आप मैप पे भी इनको मार्क कर सकते हैं, आसानी रहती है रिवाइज करने में। डी हो जाएगा आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट वाले देखिए सब आ गए यहाँ पे। यूरेनियम फील्ड्स आप देखें, थोरियम देखें, ग्रेफाइट देखें और लिथियम देखें। 33 देखेंगे, गलत विकल्प चुने। सिक्किम पूर्व में भूटान के साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अरुणाचल प्रदेश उत्तर में चीन के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। असम बांग्लादेश के साथ बनाता है बाउंड्री इंटरनेशनल, और मिजोरम राज्य का जो दक्षिणी भाग है वो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ 722 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल सीमा जो है वो साझा करता है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, सी गलत हो गया। सी क्यों गलत हो गया? यहाँ पे आपका जो असम है वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है भूटान के साथ नॉर्थ में और बांग्लादेश के साथ साउथ में, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है नेपाल के साथ नॉर्थ में, बांग्लादेश के साथ ईस्ट में, भूटान के साथ नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और मिजोरम बेसिकली एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन सदर्न जो पार्ट है मिजोरम का वो आप म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बरेल पर्वत श्रृंखला जो है, बरेल माउंटेन रेंज, ये आपकी पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से लेकर पश्चिम में असम और मेघालय तक फैली हुई है। बरेल पर्वत श्रृंखला ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के बीच का एक जल संभरण के रूप में है, मतलब एक वाटरशेड बनाती है बीच में। शिलोंग पठार को गारो मिकिर खाई द्वारा प्रायद्वीपीय चट्टानी आधार से अलग किया जाता है। जो शिलोंग प्लेटू है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर रॉक बेस बाय द गारो मिकिर गैप। शिलांग पठार का विस्तार सिक्किम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियों में भी देखने को आपको मिल जाएगा। आपको बताना है सही कौन सा है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? देखिए, शिलोंग प्लेटू को ही मेघालय प्लेटू कहते हैं, पहली बात तो। ये सेपरेटेड है पेनिनसुलर रॉक बेस से गारो राजमहल गैप से, गारो राजमहल गैप, ठीक है। गारो खासी जयंतिया मिकिर रेंगमा ये सब इसी का पार्ट है, ठीक है। और इसी का एक एक्सटेंशन जो है मेघालय प्लेटू को ही अगर हम कहें, इसका एक विस्तार जो है वो असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियों में भी आपको देखने को मिलेगा, असम की, ना कि सिक्किम की।
35 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। डिस्टेंस दे रखा है दो पैरेलल लैटिट्यूड्स के बीच में। रेडक्लिफ रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। रेडक्लिफ लाइन, इंडिया और अफगानिस्तान, बहुत डिबेट हुई है इस सेंटेंस पे। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामी उत्तर माना जाता है, मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है, जो मिर्जापुर से होकर गुजरता है। आंसर बताएंगे अब आप। करेक्ट, तो सी करेक्ट हो गया, फर्स्ट और सेकंड। अभी मैंने आपको बताया था रेडक्लिफ लाइन किसके बीच की रेखा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की। तो बता दीजिए अब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, आप ही बता दीजिए। 36 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसके क्षेत्र दिए हुए हैं। पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप दी हुई है, नागरिकता। पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 बात किसकी हो रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज की, मौलिक कर्तव्यों की। भाग 4 36 से 51 बात हो रही है डीपीएसपी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की या सिद्धांतों की। कौन सा सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। देखिए अब आप कितना, अगर ये किसी का गलत हुआ है तो आप जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये हमारा गलत हो गया। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से आ गई यहाँ पे, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में दी हुई है, पार्ट 4A, और कौन सा आर्टिकल है, 51A। 37 देखेंगे, गलत चुनना है आपको, 91st CA, ऐसे ही याद किया करो, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 क्या प्रावधान करता है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल शक्ति का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज्यादा नहीं होगी। आर्टिकल 164 1A कहता है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की ताकत विधानसभा की ताकत के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती और टोटल 12 लोगों से कम भी नहीं हो सकती, पीपल मेंबर्स। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल गवर्नर करेंगे और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। इनकरेक्ट बताइए, इसमें से कोई गलत नहीं है, ये सब सही है। 38 देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रवर्तन के लिए रिट ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। अरुणाचल राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान 371H में आपको मिलेंगे। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की बात जो हुई है वो मौलिक कर्तव्यों में है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज में की गई है। आपसे ये कह रहा है कौन सा सही है, 38 का क्या हो जाएगा आंसर, पहला और दूसरा सही है। देखिए तीसरा, देखिए वेलफेयर स्टेट की बात डीपीएसपी में की हुई, कहां की है आप बताइए, फंडामेंटल ड्यूटी में ऐसी कोई ड्यूटी है बताइए कि हम कल्याणकारी राज्य होगा, ऐसे नागरिकों की ड्यूटी कैसे हो सकती है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बात की हुई है। 39 देखेंगे, कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य में नहीं है, एनडीसी में शामिल कौन नहीं है मेंबर बताइए, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं है। देखिए एनडीसी 1952 की एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना संवैधानिक है ना ही संविधिक है, मतलब एक संविधान एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है बेसिकली, ठीक है। एनडीसी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सारे यूनियन कैबिनेट मंत्री होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे सारी स्टेट के, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे सारी यूनियन टेरिटरीज के, और प्लानिंग कमीशन के मेंबर होंगे, ठीक है। चीफ जस्टिस ये सब नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता होगा इसमें से, तो अगर सेकंड भी एलिमिनेट कर जाते तो दो तो एलिमिनेट हो ही जाते, ठीक है, तो आंसर पे तो पहुंच जाते आप डेफिनेटली। 40 देखेंगे, सही चुनना है आपको। वस्तु और सेवा जीएसटी की बात हो रही है, कौन सा आर्टिकल है, 279A। 42nd अमेंडमेंट 1976 ये प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं हो सकते। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत भ्रष्टाचार संबंधी सभी शिकायतों की जांच करता है। आपको सही बताना है कौन सा है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ। 44th है अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट, 42nd और 44th अमेंडमेंट में भी अगर गलती हुई तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, 1978 का है ये, इसमें ये बात हो रखी है कि 20 और 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। 41 निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति, पहले टेस्ट से ये बात मैं आपको बता रही हूँ,
सारी मेजोरिटी पता होनी चाहिए, क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, ये सभी हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, उसकी रीति, लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, इस सबको अगर आपको चेंज करना है कुछ तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस स्टेट्स का कंसेंट लगेगा। 42 सही विकल्प चुने। क्या कह रहा है? विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को पहली बार में 1 महीने तक रोक सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश होगा, मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश होगा। और विधान परिषद धन विधेयक को ना तो अस्वीकार करेगी, मतलब रिजेक्ट करेगी, ना ही उसको डिले करेगी 14 दिन से ज्यादा। आंसर सेकंड और थर्ड ठीक है, पहला क्यों गलत हुआ? ऑर्डिनरी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 महीनों तक रोक सकती है, ये सब डिफरेंस याद रखना, काउंसिल क्या करेगी क्या नहीं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑर्डिनरी बिल को 1 महीने तक तब रोक सकती है जब लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको पास कर दिया है, समझ गए? पहली बार में नहीं, पहली बार में तो 3 महीने तक रोक लेगी, लेकिन असेंबली से पास होके आ गया है तो फिर 1 महीना रोक सकती है। क्लियर? 43 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब 42nd अमेंडमेंट की बात हो रही है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला जाता है। 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का परिणाम था। 39th सीए 1975 के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया गया था कि ये परव्यू में नहीं आएंगे जुडिशरी के। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 और सदस्य होंगे। करेक्ट बताना है आपको। बिल्कुल ठीक है तीनों। 44 देखेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किसकी बात हो रही है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की। फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। ये एक न्यायिक और असंवैधानिक संस्था है, नॉन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है और जुडिशियल है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय मुद्दों को शीघ्रता से हल करना, ताकि देश की अदालतों में जो है वो भीड़ ना हो, बर्डन ऑफ केसेस एनवायरमेंट से रिलेटेड नॉर्मल अदालतों में ना पहुंचे। स्थापना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, कब हुई? 2010 में, धारा 3 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010। मुख्यालय कहां पे? हेडक्वार्टर पुणे में है। आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। सेकंड और थर्ड ठीक है बिल्कुल, सेकंड और थर्ड। पहला क्या है? ये जुडिशियल है और स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी थोड़ी है, ये स्टैट्यूटरी है ये, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके 4 रीजनल ऑफिसेस भी हैं, मतलब पुणे में इसका रीजनल ऑफिस है और एक आपका भोपाल में है, एक कलकत्ता और एक चेन्नई। 45 देखेंगे, आपको करेक्ट चुनना है। योजना आयोग की स्थापना 1948 में क्षितिज चंद्र नियोगी की अध्यक्षता में गठित एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर हुई थी। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड बना था, उसके बेसिस पे हुई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय ने वित्त आयोग और योजना आयोग के विलय का, मतलब मर्जर का प्रस्ताव रखा था। योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 को आया नीति आयोग, और भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। आंसर ध्यान से देखो, चाहे पॉज कर लो इसको और पढ़ लो दोबारा। सी हो जाएगा आंसर। थर्ड और फोर्थ सही है। पहला, प्लानिंग कमीशन एक रेजोल्यूशन से आया था, ठीक है, और प्लानिंग कमीशन आया था 15 मार्च 1950 को, ठीक है। और जो ये बोर्ड बना था ये 1946 में बना था, ना कि 1948 में। ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। और जो पीवी माथुर थे उन्होंने कहा था कि फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन का मर्जर कर दो। एमवी माथुर, सॉरी, एमवी माथुर, ना कि मानवेंद्र नाथ रॉय। 46 देखेंगे, सही चुनना है आपको। 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल कब ऐड हुआ? 73rd अमेंडमेंट से 1992। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21A के तहत एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, इट इज अ फंडामेंटल राइट। और 15वां जो संशोधन अधिनियम था 1963, उसके द्वारा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 से 62 कर दी थी। बताइए, सही बताना है आपको कौन सा है। सी है आपका, सारे सही हैं। 47 देखिए, अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है। बताएंगे, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका गठन भाग 16 अनुच्छेद 338A से इसको ऐड किया है। 19 Feb 2002 को ये आयोग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में अस्तित्व में आया था। इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। इसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 5 बाकी मेंबर्स हैं। आपको सही बताना है, पहला दूसरा सही है बस। तीसरा क्यों गलत हुआ?
19 Feb 2004 डेट है इसकी। और इसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, ठीक, और 3 मेंबर होते हैं, और नॉट 5। द टोटल 5 हो गए ना। 48 देखेंगे, सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन अधिनियम 1951 से जोड़ा गया था, 9th शेड्यूल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 23 दिसंबर 1949 को भारत की जनता ने संविधान सभा में संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और स्वयं को सौंपा था। इंडिया में the people of India had adopted, enacted and entrusted the constitution to themselves in the constituent assembly। बताइए कौन सा सही है? डी, फर्स्ट एंड सेकंड। बताइए इस डेट को कैसे आप गलत कर सकते हैं? 26 नवंबर 1949। दिसंबर कहां से आए? 49 देखेंगे, आप बताना है। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला रडार डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। स्फिग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है, किस लिए करते हैं इसको चेक हम? ब्लड प्रेशर नापने के लिए। फोटोग्राफिक प्लेट प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बताइए कौन सा सही है? फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, मतलब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 50 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोरेटर का उपयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टिक सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब फोटोवोल्टिक सेल क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के उत्पादन की तकनीक अति चालकता पे आधारित होती है, सुपर कंडक्टिविटी पे आधारित होती है, जहां पे जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोड्यूसिंग वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड्स। सियास्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता नापता है, इंटेंसिटी नापता है, ये अर्थक्वेक की। आंसर दीज आर ऑल करेक्ट। 51 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्यूज में प्रयुक्त तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक कम होना चाहिए। जो वायर आप फ्यूज में यूज करते हैं उसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि वो निर्धारित मान से अधिक विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोक सके। वो उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को द्विष्ट धारा में परिवर्तित करता है, एसी को डीसी में करता है, उसको क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पे बढ़ेगा। रेजिस्टेंस किसी सेमीकंडक्टर का कैसे बढ़ेगा? उसको आप हीट कर दो। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? सी, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4। थर्ड क्यों गलत हुआ? देखिए, अगर आप किसी सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हीटिंग पे इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा हीटिंग पे, उल्टा। 52 देखेंगे, वेंचुरीमीटर सुना है आपने? इसका किस लिए उपयोग होता है? तरल पदार्थों के प्रवाह को मापने के लिए, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को मापने के लिए। वायुयान तरल गतिकी में बर्नौली के सिद्धांत पे, बर्नौलीज प्रिंसिपल, फ्लूइड डायनामिक्स पे आधारित है। विद्युत चुंबक यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बताएंगे। इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, अंडरलाइन कर लिया करो जाते ही एकदम। थर्ड गलत हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यहां पे ये कहां से आ गई? मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक में परिवर्तित करती है, विद्युत को चुंबकीय में। 53 देखेंगे, जलयान और पनडुब्बी जड़त्व आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रिंसिपल पे। प्रतिदीप्त लैंप का एक ऐसा मिश्रित रोशनी का उत्सर्जन करता है जो सौर प्रकाश के समान होती है। जो फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं ना, वो जो लाइट एमिट करता है वो सोलर लाइट की तरह होती है। रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का आविष्कार किया है, और अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन को इन्वेंट किया है। करेक्ट बताएंगे कौन सा? 2, 3 एंड 4। पहला क्यों गलत हुआ? ये बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ठीक है, तो हमारा पहला गलत है बस। 54 देखिए, सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो हम पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे कौन सा हमारा सही है, कौन सा गलत है। तो द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पे घट जाती है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो और बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट तूफानी मौसम का इंडिकेट करती है। जो द्रवों की जो श्यानता है ना, वो ताप के बढ़ाने पे
घट जाएगी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। सडन फॉल इन रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट्स स्टॉर्मी वेदर। और चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं क्योंकि वे पराध्वनि तरंगे निकलती हैं जिसमें वे निर्देशित होते हैं। जो बैट्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं और हंट कर सकते हैं डार्क नाइट्स में बिकॉज दे एमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय विच दे आर गाइडेड। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। 55 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फाइजर जो है वो एक mRNA वैक्सीन है। सर विलियम रैमजे ने क्या डिस्कवर किया? इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहां स्टोर होता है? ह्यूमन बॉडी में, लिवर में। बताएंगे कौन सा करेक्ट है? ये भी सही है बिल्कुल। 56 देखो, सही विकल्प चुनना है आपको। करेक्ट ऑप्शन ट्राइग्लिसराइड्स, सुना होगा आपने, आजकल बहुत चल रहा है कोलेस्ट्रॉल वगैरह। ट्राइग्लिसराइड्स एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट हैं जो मानव शरीर में पाए जाते हैं। सल्फर हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाता है और दूध में मौजूद सैचराइड्स को लैक्टोज के नाम से आप जानते हैं। आंसर बताएंगे। सी सही है बिल्कुल। देखिए ट्राइग्लिसराइड्स फैट के रूप में, तभी तो कहते हैं ना ज्यादा फैट का कंजम्पशन करेंगे तो बढ़ जाएंगे ये। और सोडियम मेंटेन करता है, सल्फर कहां से करेगा मेंटेन? सोडियम जो है वो बैलेंस बनाता है ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर में, तो इसलिए वो एक बैलेंस बनता है हमारी बॉडी में। 57 देखेंगे। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। प्रोटीन में सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स जो हैं वो शरीर में संग्रहित होते हैं, मतलब वो स्टोर होते हैं ह्यूमन बॉडी में। आंसर बताना है आपको कौन सा। देखिए इनकरेक्ट पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है ये। कौन सा गलत है? सी गलत है। अमीनो एसिड्स बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, नॉट स्टोर। ध्यान रखना, ये ऐसे ही सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कई बार। 58 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राकृतिक गैस में सबसे बड़ा अवयव मीथेन है, मतलब लार्जेस्ट कंपोनेंट नेचुरल गैस का मीथेन है। प्राकृतिक गैस में प्राकृतिक गैस, तरल पदार्थ और गैर हाइड्रोकार्बन गैसें भी कम मात्रा में होती हैं। स्मॉल अमाउंट मिलता है नेचुरल गैस लिक्विड्स का और नॉन हाइड्रोकार्बन गैसेस का। प्राकृतिक गैस का उपयोग इथेनॉल के उर्वरक के रूप में किया जाता है और प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय गैस का एक उदाहरण है, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एक एग्जाम्पल है। आंसर बताएंगे करेक्ट कौन सा है पूछ रहा है। तो ये आपके चारों ही सही हैं। चलिए 59 पे आ गए हैं अब। अल्फा लिनोलेनिक एसिड किस तिलहनी फसल में, किस ऑयल सीड क्रॉप में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? बताएंगे। तो ये आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड है और ये फ्लैक्स सीड जो होता है ना, अलसी, उसमें बहुत पाया जाता है। तो फ्लैक्स सीड के बीज होते हैं ना, उनको अगर आप पानी में डाल के गर्म करोगे तो जेल सा बन जाता है। 60 सही विकल्प चुने। शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस सबसे ज्यादा है, सैटर्न के एटमॉस्फेयर में। मिथाइल आइसोसाइनाइड का संबंध भोपाल गैस ट्रेजेडी से था। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, मतलब प्रेशर ऑफ अ गैस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एट कांस्टेंट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आंसर बताएंगे करेक्ट। पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? ये गे ल्यूसैक्स लॉ है। ना कि चार्ल्स लॉ। चलिए 61 देखेंगे अब। सही चुनना है आपको। करेक्ट ऑप्शन किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके द्वारा अपरिवर्तित रंग के कारण होता है। जो कलर होता है ना किसी ओपेक ऑब्जेक्ट का, वो होता है ड्यू टू द कलर इट रिफ्रैक्ट्स। दृष्टिपटल पर बने किसी प्रतिबिंब को हटा लेने पर भी वो प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक दिखाई देता रहता है और इसे हम दृष्टि निर्बंधता कहते हैं, विजन रिस्ट्रिक्शन कहते हैं इसको। मतलब इमेज हट भी गई है रेटिना पे से, लेकिन तो भी 1/16 ऑफ द सेकंड पे वो वहीं पे रहती है। प्रकाश की एक शक्तिशाली समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। भारत में हम अपने सामान्य घरेलू उपयोग के लिए 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज वाली बिजली आपूर्ति का उपयोग करते हैं, जनरल हाउस होल्ड यूज के लिए। बताना है कौन सा सही है। तो ये आपका बी सही हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ सही है। पहला क्यों गलत हुआ? वो रिफ्रैक्ट नहीं करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जो परिवर्तित होता है वो उसके द्वारा परावर्तित रंग के कारण होता है। और दूसरा सही है हमारा और फोर्थ सही है। तीसरा कॉनकेव मिरर यूज होता है। अब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, कहां पे कॉनकेव है कहां पे कॉन्वेक्स है। 62 देखेंगे।
वायुयानों और विमानों में लगा ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर का। पायरोमीटर एक प्रकार का ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है, थर्मल रेडिएशन को नापता है। प्रोफेसर जॉन बाल्डीन ने अति चालकता का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी दी थी। करेक्ट बताना है आपको। तो पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? ये बोलोमीटर होता है, बोलो बोल के नापता है, ठीक है, ना कि पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या नापता है? बहुत ही उच्च ताप, मतलब हाई टेम्परेचर्स को मापता है पायरोमीटर। 63 देखेंगे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1983 में ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। साइक्लोट्रॉन का उपयोग प्रोटॉन को 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। एक्सेलरेट करने के लिए यूज होता है साइक्लोट्रॉन, प्रोटॉन्स को। कृत्रिम उपग्रह में सौर सेल विद्युत ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होते हैं। जो सोलर सेल्स होते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में प्राइमरी सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का। आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें। तो सेकंड आपका गलत हो गया। क्यों सेकंड क्यों गलत हुआ? जो साइक्लोट्रॉन होता है वो प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करता है 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ना कि 50। 5 जीरो डालो उसमें से। 64 देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग अलग कंपोनेंट से पास कर रहे हैं तो उसको आप बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। अपघटित पौधे और पशु पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषकों के मुख्य स्रोत हैं, जो डिकम्पोज प्लांट्स और एनिमल मैटर होता है। पारिस्थितिकी संक्रमण, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन बेनेट ने दिया था 1976 में। जर्मनी में बॉर्न है जगह, वहां पे जर्मन वॉच वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। बताइए, तो ये सभी ठीक हैं आपके। 65 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाथियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत का राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान हाथी मेरे साथी, ये कब लॉन्च किया गया था? मई 2011 में। रासायनिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और जीवाश्म ईंधन के दहन से मृदा और वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ज्यादा नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का यूज होगा, फॉसिल फ्यूल्स बर्न होंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ जाएंगे। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल है, जो फी करके एक फाउंडेशन है, FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑफ डेनमार्क। देख लीजिए, हिंदी में भी यही है, ठीक है। तो ये 33 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे इसको दिया जाता है। आपको करेक्ट बताना है, ठीक है, ये भी तीनों। 66 देखिए। किस प्रोटोकॉल या सम्मेलन के आंकड़ों के अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सबसे अधिक ओजोन क्षयकारी पदार्थ माना गया? मतलब CFC जो है वो सबसे ज्यादा ODS हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। किसके अनुसार ऐसा माना गया है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब फाइनलाइज हुआ था? 1987 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के, ठीक है। आप मुझे इन सबके ईयर कमेंट करके बताइए। 67 आपको बताना है इनमें से मीथेन गैस के स्रोतों का, जो ये दिए हुए हैं इसमें से मीथेन गैस के कौन कौन से स्रोत हैं। तो आपके ये सभी हैं स्रोत, पढ़ लीजिए इनको आप। नेचुरल गैस, एनिमल हस्बेंड्री, राइस फील्ड, कोल माइनिंग, वेस्ट मटेरियल। 68 देखेंगे। भारत सरकार ने 2021 में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन के 26वें सत्र में जलवायु कार्रवाई की कुछ घोषणाएं की थी। तो आपको बताना है वो जो अनाउंसमेंट्स थे उसमें क्या क्या था, करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए, तो हम पढ़ेंगे, देखिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। आंसर इसका बी है, थर्ड और फोर्थ सही है। तो पहला क्यों गलत हुआ देखेंगे। गवर्नमेंट ने क्या कहा? 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी 2030 तक है ये, तो ये 50 गलत हो गया, ठीक है। और जो रिडक्शन होगा, ये ना आ रहेगा यहाँ पे, रिडक्शन जो होगा टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस का, मतलब 1 बिलियन टन से कम करेंगे उसको 2030 तक। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कार्बन इंटेंसिटी जो इकोनॉमी की है वो 45% कम की जाएगी 2030 तक, बिल्कुल ठीक है ये। और एक और इसमें साल याद रखना, कोई भी साल आए तो वो गलत है, 2070 याद रखना। नेट जीरो एमिशन का टारगेट 2070 तक का, ये 2050, 35, 35 ये सब हटा देना, याद करने का तरीका बता रही हूं। 69 देखो।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, नेशनल सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन जो है वो 2010 में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार हर साल दिया जाता है ये उस पर्सन को जिसने एनवायरमेंट की फील्ड में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन करा है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है प्रॉब्लम करती है सांस लेने में, लंग्स से रिलेटेड। करेक्ट बताना है आपको। ठीक है ये तीनों। 70 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मिनामाटा कन्वेंशन ये कब अडॉप्ट हुआ? जनवरी 19 2013 क्यूशू जापान में। नेशनल वाटर मिशन 2011 में आता है NAPCC के अंडर, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंडर। नेशनल क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटेजिक नॉलेज मिशन जो है ये 2008 में लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। करेक्ट बताना है आपको। बी सही है, 2 और 3 सही है। पहला क्यों गलत हुआ? मिनामाटा है जनवरी 19 2013, कुमामोटो जापान में। जगह गलत दी हुई है, कुमामोटो, नाम थोड़े विचित्र हैं। 71 देखेंगे, कौन सा सही है? अल्लू अर्जुन पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता बन गए हैं जिनकी मोम की प्रतिमा, वैक्स स्टैचू इनका देखिए मैडम तुसाद दुबई में लगा है। भारत सरकार ने प्रेस और पत्रकारों का पंजीकरण जो है PRP एक्ट के तहत 2023 और इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित कर लिया है और अभी जो ये अधिनियम लागू हुआ वो 1 मार्च 2024 से हुआ। सही बता रहा है? ठीक है दोनों, कोई बात ही नहीं है। ये तो आप जानते हैं, पुष्पा वाले हैं शायद ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 72 देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की सांची अग्रवाल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे, तो ये महाराजगंज। ठीक है। 73 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवंबर 2024 तक संपन्न हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया मेजर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में, तमिलनाडु। और इसमें थर्ड जो हॉकी में रैंक आया वो हरियाणा का आया। आपको सही बताना है। देखिए सिर्फ पहला सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? देखिए विनर तो ओडिशा हॉकी थी, रनर अप हरियाणा था, थर्ड प्लेस हॉकी में यूपी का आया है। 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रयागराज में आगामी महाकुंभ के दौरान देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रयागराज के नागवासुकी में 10.24 एकड़ का एक सांस्कृतिक गांव, एक आपका स्पिरिचुअल कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करने के लिए एक कल्चरल विलेज जिसका नाम था कलाग्राम, इसकी स्थापना की गई? तो किस मंत्रालय ने उसको किया था स्पॉन्सर? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 75 देखेंगे, आंध्र प्रदेश की पूर्व राजधानी हैदराबाद के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। जब नया राज्य बना तेलंगाना, उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना में आ गया था। विभाजन के टाइम पे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के टाइम अनुसार हैदराबाद को 2 जून 2024 मतलब 10 वर्ष तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कंबाइंड संयुक्त राजधानी बनाने की बात की गई थी, फिर उसको अलग कर दिया। अब आपको बताना है सही है दोनों भी। 76 देखेंगे, बात हो रही है हिजाब बैन बिल तजाकिस्तान। ठीक है। मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान में 19 जून 2024 को देश की संसद के ऊपरी सदन मजलिसी मिली द्वारा एक विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद तजाकिस्तान में विदेशी परिधान कहे जाने वाले हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये जो विधेयक है इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट इस्लामी त्योहार ईद उल फितर और ईद उल अजहा में बच्चों के उत्सवों और विदेशी परिधानों पे भी जो है बैन लगाया गया है। ठीक है। तजाकिस्तान की संसद ताजिक संसद के निचले सदन मजलिसी नामोयंदांगन, वो नाम है वहां का। ठीक है। 8 मई 2024 को ये जो बिल था इसको मंजूरी दी है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो सभी सही है। अब ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में हिजाब बैन बिल कौन सी कंट्री में आया था, तो ऐसे कंट्री भी याद रख सकते हो आप। 77 देखेंगे, कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट। दूरदर्शन किसान ने 26 मई 2024 को 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स जो है लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है AI क्रिश और AI भूमि। मेक्सिको के युकटान प्रायद्वीप में चेतुमल खाड़ी में स्थित तामजा ब्लू होल, ये TJBH को पृथ्वी का सबसे गहरा ब्लू होल के रूप में इसको बताया जा रहा है। अब तो बताएंगे कौन सा सही है। सही है दोनों बिल्कुल।
78 देखिए कौन सा सही है, कह रहा है करेक्ट। भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत को संरक्षित करने के लिए पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय ने गुजरात के कच्छ अजरक को पारंपरिक कारीगरों को जीआई टैग अब मिल गया है। बेसिकली बस इतना याद रखो कि कच्छ अजरक को जीआई टैग दे दिया गया है। ये मई 2024 में, अब देखो ये थोड़ा पुरानी न्यूज है पर चलो फिर भी पढ़ लो आप। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया। तो ये भी सही है दोनों। 79 देखो करेक्ट बताना है। जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, इसको 100% लागू करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। फरवरी 2024 में 200 एंशिएंट वेपन्स हड़प्पन पीरियड के मिले हैं निगोही से। शाहजहांपुर में पड़ता है, यूपी में। आंसर आपका सी हो जाएगा। 80 देखेंगे कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे ये। दिसंबर 2024 में राज्यसभा के 55 सांसदों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव भेजा है सभापति को। आर्टिकल 124 और 218 के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता मतलब प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी पे हटाया जा सकता है। आंसर तो इस गलत कह रहा था ना, तो इसमें से कोई गलत नहीं है। 81 देखो यूपी के सबसे लंबे सोलर पार्क के बारे में आपको देखो सही बताना है, करेक्ट बताना है। यूपी गवर्नमेंट जो सबसे लंबा सोलर पार्क डेवलप कर रही है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ कर रही है। ये 1700 हेक्टेयर में विस्तारित रहेगा। बिल्ड ओन और ऑपरेट जो BOO बू मॉडल जिसको कहते हैं उसमें उसके ऊपर ये बनाया जाएगा। और किसका सुपरविजन होगा, UPIDA का, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आंसर तो ये भी सही है, ठीक है। 82 देखेंगे, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। जुलाई 2024 में प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे सचिन प्रजापति को कुछ समय के लिए प्रयागराज का कमिश्नर बनाया। यूपी का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वहां पे हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट की गई है दुधवा नेशनल पार्क से नवंबर 2024 से। आंसर तो ये दोनों भी सही हैं। 83 देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड के संबंध में आपको देखिए गलत बताना है, रॉन्ग गलत। 2024 अगस्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं से निपटने के लिए ये दल बनाया था। इनका उद्देश्य महिलाओं के साथ छेड़छाड़ पर अंकुश लगाना है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान करना है। आंसर कोई गलत है ही नहीं इसमें से। 84 एक परिवार एक पहचान योजना, वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम, सही बताना है आपको, करेक्ट। जून 2024 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्रत्येक परिवार को परिवार पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा और इसके त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए। फैमिली आइडेंटिटी कार्ड जो है प्रोसेस उसको तेज किया जाए। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त होगा जिससे राज्य में परिवार इकाइयों का एक व्यापक लाइव डेटाबेस जो है फैमिली यूनिट्स का बन जाएगा। दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। 85 हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रश्न पत्र लीक करने वालों के लिए एक अध्यादेश लाने का प्रस्ताव पारित किया है। आपको बताना है इसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं। तो सारे हैं शामिल। 2 साल से ज्यादा कारावास होगा, आजीवन भी हो सकता है, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना है। गंगा डॉल्फिन के बारे में आपको सही बताना है कौन सा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के बेसिन में अब 4000 से ज्यादा गंगा डॉल्फिन हैं, जो 2000 से ज्यादा चंबल में है। चंबल नदी यूपी में। डॉल्फिनों की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने चंबल में डॉल्फिन अभयारण्य भी बनाने की बात की है जहां पे 111 गैंजेटिक डॉल्फिन्स हैं। आंसर ठीक है दोनों। आप जानते हैं गैंजेटिक डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। 87 सही बताना है आपको। यूपी में 1 जुलाई 2024 से तीनों नए कानून कौन कौन से, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून लागू किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार यूपी के सभी जिलों में फोरेंसिक लैब तैयार की जा रही हैं। बताइए, ये भी दोनों ठीक हैं। 88 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपी सरकार जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के प्रयासों के तहत विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए एक नया टोल फ्री प्रणाली जो है लेके आएगी विद्या समीक्षा केंद्रों पे। अगस्त 2024 में यूपी सरकार ने भूस्खलन से प्रभावित रुद्रप्रयाग जिले में राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए उत्तराखंड सरकार को 10 करोड़ रुपए की हेल्प दी थी। कौन सा गलत है पूछ रहा है, इनकरेक्ट। देखिए अब इसमें बी गलत हो गया, अब सब में नहीं दोनों होते चले जाएंगे, ठीक है। ये जो यूपी गवर्नमेंट ने लैंडस्लाइड हुई थी, भूस्खलन जो आया था, ये जो सहायता दी थी ये दी थी केरला को 10 करोड़ की, ठीक है।
वायनाड में आया था ना, जुलाई में 89। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के संदर्भ में आपको करेक्ट बताना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई कर रही है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माने जाने वाले मथुरा में 1628 में एक मंदिर का निर्माण किया गया था। इस विवाद पर हिंदू पक्ष का आरोप यह है कि मुगल शासक औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद बनाने के लिए 1670 में जो मंदिर था उसको ध्वस्त कर दिया था। आंसर बताएंगे। पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? मंदिर जो था ये 1618 में बना था, ठीक है। राजा वीर सिंह बुंदेला थे, ओरछा के, उन्होंने ये जन्मभूमि टेम्पल जो है बनवाया था 1618 में, तो ध्यान रखना थोड़ा। 90 देखो कौन सा सही है, करेक्ट पूछ रहा है। हाल ही में कल्याणी में के चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूबनगर जिले के गंगापुरम से मिला है, ठीक है। और जेफ बेजोस की अंतरिक्ष स्टार्टअप है ब्लू ओरिजिन। इसके अंतरिक्ष के वाणिज्यिक उड़ान अंतरिक्ष पर्यटन न्यू शेफर्ड 25 मिशन पर जाने के लिए 6 सदस्यीय दल में भारत उद्यमी एवं पायलट गोपीचंद थोटाकुरा भी शामिल हैं। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर कितनी अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आपको स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं अभी थोड़े दिन तक? 6 महीने के लिए। 92 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये कुछ नाम दिए हुए हैं और उनके नाम पूछ रहा है पुराने, तो करेक्ट बताना है आपको कौन सा है, बताइए। तो सी करेक्ट है आपका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ठीक है। देखिए उन्नाव चंद्रशेखर आजाद नगर, कासगंज आपका कांशीराम नगर, सीतापुर है आपका नैमिषारण्य नगर और हाथरस है आपका महामाया नगर। महामाया, हाथरस इज महामाया, ठीक है। और महापरिनिर्वाण नगर किसका नाम है? कुशीनगर का। 93 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सत्र दिए हुए हैं, फेमस क्वेश्चन देख लीजिए आप जरा। देखो तीनों पूछ रहा है इसमें, अध्यक्ष भी, आयोजन का स्थान और वर्ष भी। देखो तो 93 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है। जॉर्ज ड्यूल इलाहाबाद 1888, डब्ल्यूसी बैनर्जी इलाहाबाद 1892, रमेश चंद्र दत्त लखनऊ 1899 और फिर आपके थे सर विलियम वेडरबर्न, ये भी इलाहाबाद में था इनका सेशन 1910 में। 94 गलत चुनना, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। देखिए कुछ संस्थान दिए हुए हैं और उनके स्थापना का वर्ष दिया हुआ है, तो बताएंगे आप। तो यूपी हिंदी इंस्टीट्यूट 1976 है, 1976, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। उर्दू इंस्टीट्यूट 1972, संस्कृत संस्थान 1976 और उत्तर प्रदेश लैंग्वेज एकेडमी 1994, ठीक है बाकी, तो ए आंसर है आपका। 95 निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई सबसे पहली योजना थी? द वेरी फर्स्ट स्कीम पूछ रहा है 2023 की, बताइए। तो ये थी आपकी उत्तर प्रदेश बाजार पुनरुद्धार कार्यक्रम, बाजरा, उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम। ये आपकी जो है 20 जनवरी 2023 में स्टार्ट की गई है, ठीक है। ये स्कीमें बाद की हैं बाकी की। देखो जैसे उत्तर प्रदेश मातृभूमि जो है वो जून 2023 की है, फिर चीफ मिनिस्टर वाली मई 2023 की है, अटल बिहारी वाजपेयी अप्रैल 2023 की है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैचिंग कीजिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम का मैचिंग करना है आपको, ए हो जाएगा आंसर। तो टेबल टेनिस आपका आगरा, फुटबॉल है आपका हाथरस, शूटिंग है आपका बांदा, लॉन टेनिस है आपका प्रयागराज। 97 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये कुछ योजनाएं दी हुई हैं, इनके साल आपको सही मैच करने हैं, है ना, तो देख लेंगे। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा बी 1, 2 और 4। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2022, ठीक है ये। और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये फरवरी 2021 की है, ये भी ठीक है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना ये है नवंबर 2022 की। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है अक्टूबर 2019 की, तो भी ठीक हो गया, है ना, बी हो गया आंसर हमारा। 98 आपको मैच करना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हर टेस्ट में आ रहा है लगभग ये क्वेश्चन, या तो टेस्ट से तैयार कर लो या अलग से पूरी लिस्ट पढ़ते जाओ। ए है इसका आंसर।
सिद्धार्थनगर आपका, पहले तो ये देखो, सिद्धार्थनगर आपका काला नमक चावल है, और हापुड़ कितनी बार आ गया, होम फर्निशिंग्स। श्रावस्ती आपका ट्राइबल क्राफ्ट है, सहारनपुर आपका वुड क्राफ्टिंग है। 99th अभिकथन और कारण, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अगस्त 2024 में जापान ने औपचारिक रूप से चीन पर जापानी हवाई क्षेत्र में अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है कि चाइना ने एयर स्पेस इनका वायलेट किया है। जापान के अनुसार चीन के Y9 निगरानी विमान ने जापान के दांजो द्वीप के प्रादेशिक हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। दांजो आइलैंड्स पूछे कहां पे है अलग से तो भी पता होना चाहिए, ठीक है दोनों। 100 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष ने विदेश व्यापार नीति 2023 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च की है। जो इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है, ये 31 मार्च से जो है इंप्लीमेंट की जाएगी। इसका गोल क्या है, जो हमारी इकोनॉमी है उसको $2 ट्रिलियन की करना 2030 तक, और टारगेट है कि 4 नए एक्सपोर्ट सिटी डेवलप किए जाएंगे। बताइए। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ठीक है, दूसरा कैसे गलत हुआ? दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो इंप्लीमेंटेशन है वो 1 अप्रैल से है, 1 अप्रैल 2023। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आपका 101 देखेंगे, कौन सा सही है पूछ रहा है, करेक्ट कौन सा है। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस आधुनिकीकरण के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हेतु इंटीग्रेटेड डिजिटल वॉइस लॉगर फॉर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है, इसको क्रयार्थ धनराशि 73.5 लाख की स्वीकृति दी है। दिसंबर 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा में मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1620 में अलीवर्दी खान द्वारा निर्मित तुर्की शैली की इमारत हम्माम को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। आंसर बताएंगे कौन सा सही है। तो ये दोनों ही यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। 102 पे आ गए हैं हम, सही चुनना है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस स्कीम्स और उनकी लॉन्च डेट दी हुई है। तो मेक इन इंडिया योजना आपकी 25 सितंबर, लिख लीजिए आप, 25 सितंबर 2014 की है ये। नमामि गंगे आपका 15 जून 2014 की है। स्वच्छ भारत तो आपको मतलब ये तो बड़ी फेमस वाली हैं, 2 अक्टूबर 2014। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसमें ठीक दी हुई है। 103 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर निर्धारित की जाती है। बैंक रेट मतलब कौन डिटरमिन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक दर की वृद्धि से ऋण महंगा हो जाता है, लोन जो है वो महंगा हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक लोन देता है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से मिलेगा, उसको कहेंगे रेपो रेट। और आरबीआई को शॉर्ट टर्म लोन जिस रेट पे कमर्शियल बैंक देंगे उसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। आंसर पहला और दूसरा सही है। तो ये उल्टा दे रखा है, देखो, जिस रेट पे रिजर्व बैंक शॉर्ट टर्म लोन देंगे, शॉर्ट टर्म कमर्शियल बैंक को, दीर्घकालिक नहीं अल्पकालिक, वो कहलाएगा रेपो रेट। 15 महीने करीब ये होता है। और जिस पे कमर्शियल बैंक लोन देगा आरबीआई को, इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है, वो कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। अब ये आपके फिर से सतत विकास आ गए हैं, आपको पता होना चाहिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कौन सा सही है। तो हमारा आंसर ए हो गया। गोल 1 क्या कहता है? नो पावर्टी। गोल 2 जीरो हंगर। क्वालिटी एजुकेशन आपका गोल 4 है। जेंडर इक्वालिटी आपका गोल 5 है, सॉरी ये 5। और क्लाइमेट एक्शन आपका है गोल 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक का 1 मार्च 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन डेट दिया हुआ है। बैंकिंग सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से 1990 में गोएपोरा समिति का गठन किया गया था। और 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग गठन किया गया था। आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। तो सेकंड और थर्ड ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ? आरबीआई जो स्टैब्लिश हुआ वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ और नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेपसीड और सरसों की फसलों को संयुक्त रूप से समानांतर फसल कहते हैं, पैरेलल क्रॉप्स कहा जाता है इनको।
भारत ने अपना पहला सफल परमाणु बम परीक्षण 1974 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया था। ये जो टेस्ट था इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये इंग्लिश की तरफ नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं। और भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन जी को माना जाता है। बताइए दूसरा और तीसरा ठीक है। पहला तो गलत हुआ। देखिए वीट और मस्टर्ड, वीट गेहूं और सरसों जो है वो कहलाती हैं पैरेलल क्रॉप्स। 107 ये आपके कुछ प्लान्स का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बीच में प्लान हॉलिडे आई थी, रोलिंग प्लान आया था, ये उसके ईयर पूछ रहा है। तो देखिए प्लान हॉलिडे 1966 से 1969 तक था, ठीक है। रोलिंग प्लान आपका 1978 से 1980 आया था, ये भी ठीक है। वार्षिक योजनाएं आपकी 1990 से शुरू हुई थी, देखिए 1990 से, फिर 1991 तक और फिर 1991 से 1992, 2 साल, मतलब एनुअल प्लान्स 2 बार आए थे। और आपका 12th 5 ईयर प्लान ठीक दिया हुआ है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 108 देखिए गलत, आपको विकल्प चुनना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बात हो रही है, किसने इंट्रोड्यूस किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। पीसी महालनोबिस ने सेकंड 5 ईयर प्लान की अध्यक्षता के टाइम पे मसौदा तैयार किया था। थर्ड 5 ईयर प्लान गडगिल फॉर्मूला पे आधारित था। और 14 जो प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। गलत पूछ रहा है, तो ये आपका सी गलत हो गया। ये फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात है जो गडगिल योजना पे बेस्ड था। ठीक है, 109। अब आपका क्वेश्चन आ गया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.76% भाग पर वनावरण फॉरेस्ट कवर है, 21.76 पे। ट्री कवर कितने पे है? 3.14 पे वृक्षावरण। और 2021 की गणना से कंपेयर करें तो फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ा है 156.41 स्क्वायर किलोमीटर से। तो कोई गलत है ही नहीं इसमें से, डी है आंसर। 110 देखेंगे, पीएम ई ड्राइव स्कीम की बात हो रही है, ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक, कैबिनेट द्वारा 10,900 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ स्वीकृत पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, फुल फॉर्म प्लीज ध्यान रखना। इस योजना को 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया गया है। पीएम ई ड्राइव योजना 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और एक मजबूत ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इस योजना का एक उद्देश्य लगभग 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों E2W जो होते हैं उनको प्रोत्साहन देना है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये स्कीम आपकी इंप्लीमेंट की जा रही है, जो फोर्स में रहेगी वो रहेगी मार्च 31 2026 तक। तो डेट याद रखना, 2026 जनरली कहीं पे आपको देखने को मिलेगा नहीं। 111 ये बात है नवीनतम अद्यतन खनिज डेटा, अपडेटेड मिनरल डेटा की। तांबा जो ओर है, तांबा अयस्क, उसमें टॉप पे रैंक है प्रोडक्शन का वो चिली का है, चाइल या चिली। तांबा अयस्क के उत्पादन में एमपी फर्स्ट रैंक पे है और चिली में आपको सबसे ज्यादा कॉपर ओर के भंडार देखने को मिल जाएंगे। बताइए, ये तीनों आपके ठीक हैं। फिर से आपका अपडेटेड डेटा की बात हो रही है, कह रहा है इनमें से किस खनिज के उत्पादन में इंडिया का रैंक 4th है? बताइए, तो एल्यूमिना के में इंडिया का रैंक 4th है, याद रखिएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 की बात हो रही है, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में इन पुरस्कारों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में सूरत टॉप पे रहा। 3 से 10 लाख के बीच में जो नाम थे वो फिरोजाबाद और झांसी के थे, यूपी से। और 3 लाख से कम जनसंख्या में ललितपुर का नाम था। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो नॉट करेक्ट में आपका डी हो गया। इसमें अलग अलग श्रेणियां थी, देखिए, ठीक है ना। अब किसने दिया ये तो आप समझ गए होंगे, कैटेगरी थी। जैसे कैटेगरी जहां पे 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, सूरत टॉप पे था। ये जो 3 लाख से कम वाले थे उसमें रायबरेली था, नालकोंडा था और नालगढ़ था। नालकोंडा तेलंगाना था और नालगढ़ हिमाचल प्रदेश का, तो ये नहीं था। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 आपको बताना है कौन सा सही है। तो हम इसका आंसर पहले देख लेते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 2 3 सही है। देखिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है, बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या बागपत में है। अनुसूचित जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या सोनभद्र में है और अनुसूचित जनजाति की सबसे कम
जनसंख्या, महोबा नहीं बागपत है। ठीक है, फिर आपका फिर से मिनरल डेटा का क्वेश्चन है, ये आपको सही बताना है कौन सा है। तो देखिए, भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में, इसका पहले आंसर आप देख लो, सी हो जाएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, पहला गलत हो गया। कैसे? जो बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन विश्व में दूसरे स्थान पे भारत है कह रहा है ना? तो ये आपका क्यों गलत हुआ? इंडिया का रैंक इसमें 6th है, ना कि सेकंड। लौह अयस्क में 4th है, कोल के प्रोडक्शन में सेकंड है, और स्टील में आपका सेकंड है प्रोडक्शन में। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के बारे में आपको करेक्ट बताना है। क्या पूछ रहा है? 2 फरवरी 2024 को भारत ने पेरिस फ्रांस में एफिल टावर में यूपीआई लॉन्च किया था, और यूपीआई भारत की मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में डेवलप किया था। आपको करेक्ट बताना है। बिल्कुल ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? कहां पे लॉन्च किया? खनिज डेटा के बारे में आपको गलत चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। खनिज और उसमें पहला रैंक किसका है ये बताना है आपको। तो लौह अयस्क में ही यही आपका आंसर हो गया, इसमें उड़ीसा टॉप पे है, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेड में आपका राजस्थान है, ग्रेफाइट में उड़ीसा है, जिप्सम में राजस्थान है, तो हमारा ये गलत है बस। 2011 की जनगणना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, यूटी जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दिल्ली है, हाईएस्ट परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन का महाराष्ट्र में था, और 0 से 6 साल के बीच का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का वो 909 रहा। आंसर आपका ए हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड ठीक है, ठीक है, ये फिगर आप ठीक कर लो। जो थर्ड है, सबसे ज्यादा परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन का जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और 0 से 6 साल में है 919, ना कि 909। आपको मैच करना है। फोक थिएटर दिया हुआ है, थिएटर की स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं। कंसर्न स्टेट बताइए, मैच कीजिए। विद्यापत आपका मिथिला का है, भंडौती है आपका, भंडैती जो भी बोलना चाहे, बुंदेलखंड यूपी, जशिन है आपका कश्मीर, और अंकियानथ है आपका असम। आंसर क्या हो गया? ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोवा में दशहरा और होली के दौरान तरंग मेल लोक नृत्य करके एक फोक डांस होता है, वो आयोजित किया जाता है। छारबा असम में इस्लाम की शिक्षिकाओं से संबंधित गाए जाने वाला एक लोक संगीत है। जवारा एक लोक नृत्य है एमपी बुंदेलखंड क्षेत्र का, और वीरागासे कर्नाटका के दशहरे जल्लूस के दौरान गाए जाने वाला एक लोक संगीत है। बी सही। 1, 3 और 4, 1, 3, 4 दूसरा गलत हो गया। छारबा कहाँ का है? जो ये इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित गाए जाने वाला है ना, ये है आपका जिकिर, जिकिर, ना कि छारबा। 121 देखेंगे, गलत चुनना है आपको, ठीक है, इनकरेक्ट। तो ये कुछ चीजें दी हुई हैं, आपको बताना है कहां से वो संबंधित हैं। जैसे पट्टचित्र पेंटिंग आपकी कहाँ की होती है? उड़ीसा की होती है, ठीक बात है, बिल्कुल। किमखाब करके एक एम्ब्रॉयडरी होती है, किमखाब, वो आपकी कहाँ की है? सुना है आपने इन एम्ब्रॉयडरीज का नाम? और फिर आपकी होती है ये किमखाब गलत है। 121 का मतलब आंसर पहले आप बी मार्क कर लो। किमखाब आपकी वाराणसी की एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, और जरी तंचोई साड़ियां आपकी वाराणसी की हैं, और डी तो होगा नहीं फिर, ठीक। चलिए 122, कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने एमपी के ग्वालियर में 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया था। राष्ट्रीय पोषण माह का विषय पूरक आहार के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्यकर विकास सुनिश्चित करना था। थीम जो थी वो थी एंश्योरिंग हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन थ्रू न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। आंसर आपका ए सही है। अब आप थीम पे ध्यान दीजिएगा, थीम थी पूरक आहार के माध्यम से बच्चों का, नहीं ये सही नहीं है पूछ रहा ना, पहला गलत हो गया। थीम ठीक है बिल्कुल। लॉन्च किया था धार डिस्ट्रिक्ट से, एमपी, ठीक है। लॉन्च डेट बिल्कुल ठीक दे रखी है, सब कुछ प्रिपेयर करके चलो। 123 देखेंगे। अब आपको इनकरेक्ट चुनना है, गलत विकल्प चुनना है। उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा कृषि मेला उत्तर पूर्व कृषि कुंभ 2023 जनवरी 2023 के महीने में मेघालय में
उमियाम में लगाया गया ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स में। फिर ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज ने 10 ब्रीड की इंडिजिनस लाइवस्टॉक स्पीशीज डेवलप की है, उनको पंजीकृत किया है। इसके साथ वर्तमान में पंजीकृत स्वदेशी नस्लें जो हैं वो अब 212 हो गई हैं। एग मार्क जो है भारत के कृषि उपज ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 से शासित होता है, गवर्न होता है। आंसर बताएंगे। तो सारे सही हैं। बरसीम, रिजका, लोबिया, ज्वार, ये जो फसलें हैं ये नीचे दी गई किन फसलों का प्रकार है, किस कैटेगरी में आएंगी? तो ये चारा फसलें हैं, फॉडर क्रॉप्स की ये वैरायटी है। ठीक है, 125 देखेंगे। ये फिर से आ गया ना, कौन सा कलर किसकी वजह से, क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आंसर इसका बी है, 1 2 और 1 2 3 4। देखो व्हाइट कलर जो है आपका मूली का एंथोसैंथिन की वजह से होता है, और क्लोव जो होती है तीखापन लौंग का यूजेनॉल की वजह से होता है। बैंगन का बैंगनी जो रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। आलू का हरा रंग हमने पहले भी किया था, आलू में कई बार हरा रंग डेवलप हो जाता है, वो किसकी वजह से डेवलप होता है? सेलेनिन की वजह से, सेलेनिन। और बादाम में कई बार कड़वाहट होती है, वो किस लिए आती है? एमेगाइडिन, प्रसिक एसिड कह सकते हो, हाइड्रोसाइनिक एसिड कह सकते हो। तो ये ठीक है। अब ये आपके रीजनिंग के सवाल हैं, इनको आप कर सकते हैं खुद से सॉल्व। आपको मिसिंग लेटर बताना है इसमें से, तो मिसिंग लेटर आपका ए हो जाएगा, एल। बी और एच में 6 का फासला, एच और टी में 12 का फासला, ऐसी फिर 6 प्लस करो तो एल आ जाएगा। अब आपको इन तर्कों पर विचार करना है। सभी नर्सें अपने क्षेत्र में कुशल हैं, कोई भी डॉक्टर दयालु नहीं है, तो ये सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट भी गलत हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष कथन के इस सेट के वैध रूप से निकाला जा सकता है? मतलब कंक्लूजन निकालना आपको। कोई टावल रेड नहीं है, कुछ बेडशीट्स रेड हैं। तो देखो इसे ऐसे कर सकते हो, टावल रेड और बेडशीट, मतलब रेड है और बेडशीट है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। कुछ बेडशीट्स तौलिए नहीं है। इसमें वेन डायग्राम बना लिया करो, उससे आसान सॉल्व हो जाता है। ये आपको कंप्लीट करना है पैटर्न। तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसको आप फिल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर पेनाश को अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो कौन सा लेटर तीसरा लेटर होगा लास्ट से? तो आसान है, एन हो जाएगा। दर्पण, मिरर इमेज, आपको इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो ये डी हो जाएगी मिरर इमेज। फिर आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने हैं आपको, काउंट कीजिए 4 ट्राइंगल हैं। अफ्रेड को ऐसे लिखेंगे तो फिगर को कैसे लिखेंगे? अफ्रेड को आप लिखेंगे ना तो उनके नीचे 1 1 4 6 9 18 लिखो, फिगर के नीचे उसके वर्ड्स लिख लो फिगर को, तो आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। सिग्नल, नेटवर्क, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। 2 पेयर दिए हुए हैं, किसी सर्टेन पैटर्न पे हैं, तीसरा पेयर निकालना है आपको। 16 और 32 है ना, तो 1 और 3 को, और 6 1 3, देखो ऐसे 16 और 32 लिख लो। 1 into 3 6 into 2 क्या हो जाएगा? ये 312 ऐसे लिखेंगे इसको। 3 ये वाला 3 यहाँ आ गया और 12 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा आपका आंसर। तो इस बेसिस पे आपका आंसर 445 आ जाएगा। मिसिंग टर्म आपको ज्ञात करनी है, I18 है ना, फिर इसमें +2 करो तो K16 +4 +6 ऐसे करके वैल्यू निकालते जाओगे तो 6 आ जाएगा। इसमें आपको बेवाय, झुंड, महिलाएं और गन्स का क्या होता है? बैटरी, गन्स की बैटरी होती है। आपको बताना है कौन सा लेटर नहीं बन सकता। मेजेंटा से आप क्या नहीं बना सकते हैं? जेंट्स नहीं बना सकते हैं। प्लस और डिवाइड को चेंज कर दो, लगा के सॉल्व कर लो तो 81.2 आ जाएगा। 8:20 है और मिनट हैंड पॉइंट कर रही है साउथ वेस्ट पे, तो कॉस डायरेक्शन में आर हैंड पॉइंट करेगी, तो ये आपकी नॉर्थ वेस्ट में पॉइंट करेगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमने हमारे 140 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लिए हैं। सामान्य हिंदी के 60 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। विलोम से यहाँ भी आरंभ होता है। अज्ञ का विलोम आपको बताना है, बताइए क्या होगा? भिज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा या फिर तीनों होंगे? तो अब यहाँ तीनों चुनने का विकल्प है। हालांकि अज्ञ का हमने पीछे विलोम देखा था, सही विलोम इसका क्या होता है, लेकिन भिज्ञ का मतलब होता है जानकार, प्रज्ञ मतलब होता है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान अर्थात जानकार वो भी होगा, अभिज्ञ मतलब जिसके पास कोई विशेष उम्दा जानकारी हो। तो अब इसमें से चुनेंगे किसको?
प्रश्न संख्या 1 करेक्ट आंसर इसका घ हो जाएगा। जब तीनों को चुनने का ऑप्शन है तो छोड़ेंगे नहीं, तब तीनों को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 2 को देखें। यहाँ विलोम युग्मों में से गलत की तलाश करनी है। अथ का विलोम है इति, उन्मीलन का है अवमीलन, अंतरंग का बहिरंग और उपेक्षा का अपेक्षा। बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो इसमें से ख हो जाएगा। उन्मीलन का क्या होता है? उन्मीलन का सही विलोम क्या होता है? निमीलन होता है, और यहाँ दिया हुआ है अवमीलन जो कि गलत है। ठीक, बाकी जितने हैं वो ठीक है। प्रश्न संख्या 3 विपद का विलोम क्या होगा? तो विपद का क्या हो जाएगा? संपद हो जाएगा। जैसे विपदा का संपदा होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है, वैसे ही विपद का क्या हो जाएगा? संपद हो जाएगा। ठीक, आपद मत चुन लीजिएगा, आपद जो है ये विपद का समानार्थी लगभग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 यहाँ देखिए युग्म बनाकर दिया है, गलती तलाशनी है। तो जागृत का सुषुप्त दिया है, निष्काम का सकाम दिया है, करुण का निष्ठुर दिया है और राग का रंग दिया है। इसमें से गलती कहाँ पर है? तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा डी वाला, घ इसमें जो है उसे हम चुन लेंगे। राग का विराग होता है, रंग नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ ये घ वाला विकल्प हमारा इसमें गलत है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। आवर्तक का विलोम आपको बताना है। बताइए इसमें से क्या होगा? अपवर्तक होगा, प्रत्यावर्तक होगा, अनावर्तक होगा, क्या होगा इसमें से? तो 5वां आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें अनावर्तक हो जाएगा। आवर्तक और अनावर्तक। प्रश्न संख्या 6 यहाँ कहा जा रहा है कि गलत छांटिए। असीम का दिया है ससीम, ताना का दिया है भरनी, सूम का दिया है दाता और मंडन का दिया है प्रवचन। इसमें देखिए और बताइए। तो गलती यहाँ पर कहाँ है? गलती है घ में। असीम और ससीम, देखिए ससीम मतलब सीमा से युक्त और असीम मतलब जिसकी की कोई सीमा ना हो। ताना और भरनी आप समझ रहे हैं, ताना मतलब धागा और भरनी मतलब जो बॉबिन होती है जिसमें कि धागा को लपेटा जाता है, रील जिसे कहा जाता है, उसको भरनी कहा जाता है। सूम और दाता मतलब कंजूस और दानी। तो ये सब तो जितने दिए हैं वो ठीक दिए हैं, लेकिन यहाँ मंडन का क्या होगा? खंडन होना चाहिए, प्रवचन नहीं होना चाहिए। गलत दिया है ना, तो इसी को चुनेंगे। अच्छा, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। यहाँ भी गलत की तलाश आपको करनी है। मूक का वाचाल, खंज का तंज, अज्ञ का अभिज्ञ, भगवान का भगीन। अब इसमें आपको चुनना है कि गलत कौन सा होगा। तो देखिए 7वां जो है ना, इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका ख वाला। खंज का तंज नहीं होता है। खंज जो है ये इसका मतलब होता है लंगड़ा, और तंज मतलब होता है व्यंग, ताना। कहते हैं ना हमारे ऊपर तंज कस रहे हैं। तो ये दोनों जो है ये 2 शब्द हैं, 2 भिन्न शब्द हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है और इसीलिए ये आपस में विलोम नहीं होंगे, है ना। ये वाला इसमें से बाहर कर दीजिए, बाकी सारे सही है। भगवान का भगवती भी होता है और भगहीन जो लिखा हुआ है ये भी होता है। ये शाब्दिक अर्थ के लिहाज से होता है। भगवान मतलब क्या होता है? तेजस्वी, ऐसी सत्ता या ऐसा तेज पुंज जिसके अंदर सारे गुण विद्यमान हो, जो ओजस्विता से युक्त हो। ठीक, और भगहीन मतलब होता है निस्तेज, जिसके अंदर किसी भी तरह की आभा ना हो, किसी भी तरह की ऊर्जा ना हो। तो ये आपस में शाब्दिक रूप से विलोम है। ठीक, इसमें से हमने बी को चुना। अब इसमें 8वें वाले को देखते हैं। देखिए राका का उचित विलोम आपसे पूछा जा रहा है। राका जो शब्द है इसका क्या होना चाहिए? शर्वरी होना चाहिए, ज्योत्सना होना चाहिए, कुहू होना चाहिए, नीरव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो पहले तो राका का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए 8वां प्रश्न जो है इसका सही जवाब इसमें से कुहू हो जाएगा। राका मतलब होता है पूर्णिमा की रात्रि, या पूर्णिमा को कहा जाता है कुल मिलाकर, और कुहू कहा जाता है अमावस्या को। तो ये आपस में पूर्णिमा और अमावस्या के लिहाज से विलोम हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। उसी आवाहन गीत की पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। फिलहाल इसमें प्रशस्त और पुण्य ये 2 शब्द जो हैं इनके नीचे किया हुआ है रेखांकन। बात आपको इसमें ये बताना है कि इन दोनों शब्दों के विलोम क्या होंगे। ध्यान दीजिएगा, जोड़े में दोनों के विलोम जो है वो होने चाहिए। तो प्रशस्त लिखा हुआ है और पुण्य लिखा है, तो पुण्य का होता है पाप, अनाचार भी हो सकता है लेकिन पाप जो है सबसे उपयुक्त विलोम है। और प्रशस्त का क्या होगा? अवरुद्ध होना चाहिए या फिर अप्रशस्त होना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों साथ में सही होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए कौन सा होना चाहिए इसका। देखिए इसका ग वाला हम चुनेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रशस्त का हो जाएगा अवरुद्ध और पुण्य का हो जाएगा पाप। ठीक, ये वाला ज़्यादा सही है। बाकी में समस्या है, जैसे अब यहाँ देखिए अप्रशस्त दिया तो है लेकिन पुण्य का प्रलय दे रखा है, तो दोनों एक साथ नहीं मिल रहे हैं, दोनों सिर्फ मिल रहे हैं इसी में एक साथ। प्रश्न संख्या 10 को देखें। दुर्जेय संस्कृति का उल्लंघन सरल कार्य नहीं है। इसमें दुर्जेय, उल्लंघन और सरल, दुर्जेय, उल्लंघन और सरल, ये 3 शब्दों के नीचे रेखांकन है। मतलब ये 3 शब्द यानी त्रयी दी हुई है शब्दों की। इनके लिए विलोम त्रयी, यानी ऐसे ही 3 शब्द आपको इनके उल्टे खोजने हैं।
क्रमवार तरीके से, मतलब पहले आपको दुर्जेय का विलोम देखना होगा, फिर उल्लंघन का और अंत में सरल का, इसी क्रम में होना चाहिए और सही एक साथ मिलना चाहिए। ध्यान से देखिए। अब ये जो 10वां है इसका सही जवाब ऊपर वाला ही है, इसमें कई तरह से जोड़े दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। सुविजय पालन कठिन, जय उल्लंघन कठिन, सुविजय पालन कठोर, विजय उल्लंघन माफ कीजिएगा अनुल्लंघन और कठिन। लेकिन इसमें एक साथ अगर देखा जाए तो सही यही बैठ रहा है, सुविजय पालन और कठिन। इसमें तीनों सही मिल रहे हैं, बाकी सब जितने भी तीनों और विकल्प है ना, मतलब ख ग घ, उसमें कोई एक या दो जो है वो गलत हो जा रहे हैं, यही एकमात्र सही है। ठीक, इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या, मतलब दुर्जेय का क्या हो जाएगा, सुविजय हो जाएगा, उल्लंघन का पालन हो जाएगा और सरल का कठिन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखें और 11वें प्रश्न में अर्थात यहाँ से फिर मामला बदल गया है। यहाँ पर आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है, उर्वी का आपको विलोम उर्वी का आपको पर्यायवाची बताना है, यानी सही अर्थ बताना है। उर्वी, उर्वी जो शब्द है इसका सही अर्थ क्या होगा, इसका हो जाएगा धरती। ठीक है, उर्वी का मतलब होता है धरती, उसी को छोड़ी भी कहा जाता है, मेदिनी भी कहा जाता है और जगती भी कहा जाता है, तो घ। प्रश्न संख्या 12, कमनैत का पर्याय नहीं है, कौन नहीं है, निशंगी, पिनाकी, धनवी, तीरंदाज, इसमें से कौन सा होगा। तो 12वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका घ हो जाएगा, तीरंदाज। ठीक है, कमनैत का सही पर्याय नहीं है तीरंदाज। हालांकि अगर देखा जाए तो तीरंदाज जो है वो भी धनुष को ही लेकर तीर पर निशाना लगाएगा, लेकिन यहाँ पर बात यह है ना कि कमनैत यानी कमानी को धारण करने वाला, अर्थात धनुष को धारण करने वाला। तो सिर्फ धनुष की अगर चर्चा देखें, प्रश्न की संरचना बहुत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें निशंगी, पिनाकी और धनवी, ये तीनों शब्द जो है इसका मतलब होता है धनुर्धर। तीरंदाज का मतलब होता है तीर से निशाना लगाने वाला। अब ये अलग बात है कि वो भी धनुष को धारण करेगा तभी लगाएगा। तो इसमें से सर्वथा जो छांटने लायक है वो यही दिखाई देता है। ये गलत नहीं है, लेकिन इनमें से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। यहाँ देखिए औरस लिखा हुआ है, औरस का आपको सही अर्थ बताना है, बताइए क्या होगा। तो औरस का जो सही अर्थ इसमें से नहीं है वो आपको छांटना है, बताइए इसमें से क्या होना चाहिए। नंदन, आत्मज, वल्लभ और सुत दिया है, तो बाकी सारे होंगे। नंदन का मतलब भी पुत्र होता है, आत्मज मतलब भी पुत्र होता है, सुत मतलब पुत्र होता ही है, लेकिन वल्लभ मतलब होता है पति या प्रिय या पालनकर्ता। तो इसमें से हम ग वाले को चुनेंगे, ये पति का पर्याय है, पुत्र का नहीं। औरस मतलब अपना जन्माया हुआ पुत्र। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को देखें। पांडुलेख को और किस नाम से हम पुकारते हैं, पांडुलिपि, हस्तलेख, मसौदा, सभी, बताइए। तो 14वां आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब घ हो जाएगा, सभी नामों से पुकारते हैं। इसके बाद 15वें को देखते हैं। लरमाला का आपको पर्यायवाची बताना है, बताइए इसमें से क्या होगा। मतलब लरमाला किसका पर्यायवाची है, अवनी का है, शकुनी का है, लहरी का है, किंकरी का है, किसका है। तो 15वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका ग हो जाएगा, लहरी। ठीक है, लरमाला और लहरी कहा जाता है नदी को। प्रश्न संख्या 16 को देखिए। रुक्म का उचित पर्याय है चित्रक, वृंद, पुष्कल, परिमल, क्या होना चाहिए इसमें से। रुक्म का उचित पर्याय है, इसमें से कौन सा होगा, चित्रक होगा, वृंद होगा, पुष्कल होगा कि परिमल होगा। तो 16वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका ग हो जाएगा, पुष्कल। ठीक है, रुक्म का जो सही पर्याय है वो इसमें से पुष्कल हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। रुक्म और पुष्कल किसको कहा जाता है, मूल रूप से ये स्वर्ण के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। प्रश्न संख्या 17। वारण, वारण जो शब्द है इसको किस जीव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 17वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका ख हो जाएगा, वारण कहा जाता है हाथी को। प्रश्न संख्या 18। धनवल्ली का पर्याय नहीं होगा, धनवल्ली का पर्याय नहीं होगा चंपा, छटा, क्षणप्रभा, निधात्री। तो 18वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होगा, घ हो जाएगा। देखिए धनवल्ली, क्षणप्रभा, छटा और चंपा ये सब जो आकाशीय बिजली होती है उसको कहा जाता है, लेकिन निधात्री जो है ये आकाशीय विद्युत के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निधात्री किसका पर्यायवाची है, ये माता सरस्वती का पर्याय है। प्रश्न संख्या 19 को देखिए। छपा और विभा ये पर्याय हैं किसके, ये निशीथ के पर्याय हैं, किल्विश के हैं, यामा के हैं, प्रभा के हैं, किसके। तो ये सब जो है ये यामा के पर्याय हैं, यामा अर्थात रात्रि। प्रश्न संख्या 20। उद्वाह के उद्धाह शब्द जो है ये पर्याय है किसका, उद्धाह शब्द जो दिया है ये किसका पर्याय है, बताइए। तो सही जवाब इसका क्या होगा, उद्वेग। ठीक, उद्वेग या उत्तेजना का ये पर्यायवाची है, न तो प्रदाह का है, न विवाह का है, न मेह का है। अच्छा 21वें को देखते हैं। अब यहाँ पर वाक्यांश हेतु एक शब्द है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसको क्या कहेंगे। तो कर्तव्य उसको पता नहीं है, वो करना चाह रहा है लेकिन उसे पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, तो किंग कर्तव्य विमूढ़।
ठीक है, मतलब कर्तव्य के ज्ञान होने के मामले में मूर्ख है। आत्मा और परमात्मा के संबंध पर विश्वास रखने वाला जो व्यक्ति होता है या ऐसी जो विश्वास की एक विचारधारा होती है, उसको क्या कहा जाता है? आत्मिक कहा जाता है, आध्यात्मिक कहा जाता है, अनावर्त कहा जाता है, आस्तिक कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो ऐसे को कहते हैं आध्यात्मिक। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, निस्पृह का शाब्दिक अर्थ क्या है? इच्छा विहीन, इच्छाओं का दमन करने वाला, मन को मारने वाला या स्पृहा से युक्त? तो 23वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क हो जाएगा, इच्छा विहीन, जिसके अंदर कोई भी स्पृहा नहीं है। यहाँ स्पृहा से मुक्त अगर दिया होता ना तो उसी को चुनते, लेकिन ऐसा दिया नहीं है, युक्त दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24, जो किसी से लगाव न रखे, क्या कहा जाएगा? तो जो किसी से लगाव न रखे वो निर्लिप्त होता है। ठीक है, किसी में लिप्त नहीं है। नवी का मतलब क्या होता है? नवी ये शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? दुधमुहे बछड़े को बांधने वाली रस्सी। ये नई नवेली बहू से नहीं तात्पर्य होता है। ठीक है, जो दुधमुहा बछड़ा होता है वो तुरंत दूध पीने के लिए उतारू हो जाता है और ज़्यादा पीकर बीमार हो जाता है, तो उसको जो ग्वाला होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए अलग कर देता है, बांध के उसको कंट्रोल में करता है। तो ये छोटी सी रस्सी होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 को, यहाँ पर है प्रत्युत्पन्न मति का मतलब आपको बताना है। तो उत्तर सही प्रकार से देने की क्षमता, तत्काल विचार कर जवाब देने का कौशल, नई नई युक्तियां सोचने वाला, पुनः उत्पन्न विचार, इसमें से कौन सा होगा? और 26 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका, ध्यान से देख लीजिए, तत्काल विचार करके उत्तर देने का कौशल, और इसलिए हम चुनेंगे किसको? इसके ख वाले को। प्रश्न संख्या 27, मदिरा पीने का प्याला चषक कहा जाता है, चषक कहा जाता है, चश्म कहा जाता है, चषक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 27वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क हो जाएगा, चषक कहा जाता है। बीच में मूर्धन्य श होता है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 28, जो दोनों हाथों से कुशलतापूर्वक काम करता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? सव्यसाची कहेंगे, है ना? न तो वाम हस्ती कहेंगे, न हस्तदक्ष कहेंगे। देखिए सव्य का मतलब होता है बायां, तो जो बाएं हाथ से काम कर सकता है वो दाहिने से सीधी बात है कर पाएगा, मतलब दोनों हाथों से कर सकता है, तो इसीलिए दोनों हाथों से सधे हुए व्यक्ति को सव्यसाची कहा जाता है। लेकिन उसका मूल कौशल बाएं हाथ में होता है, तो इसका 28वें का हो जाएगा सी वाला। प्रश्न संख्या 29, तैर कर पार होने की इच्छा को क्या कहेंगे? तितीर्षा। तैर कर पार होने की इच्छा को तितीर्षा कहा जाता है। ठीक, तो ये आपने देख लिया है। अच्छा, इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें आपसे शब्द देकर वाक्यांश पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अधमर्ण कौन है? अधमर्ण जो शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये शब्द जो है ना, ये इस्तेमाल होता है ऋण चुकता करने में। जो असमर्थ व्यक्ति है, मतलब कर्जा लिया है लेकिन चुकाने में असमर्थ हो गया है। ऋण लेने वाले व्यक्ति को नहीं कहेंगे, उसे तो ऋणी कहा जाएगा, लेकिन ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया है तो उसको दिवालिया या अधमर्ण कहा जाता है। ये शब्द इस्तेमाल कीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। अब यहाँ से विशेषण आरंभ होता है। दोनों जो शब्द है ये कैसा शब्द है? मतलब विशेषण तो है ही है, लेकिन किस प्रकार का है? समुदायवाचक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, कैसा है? तो 31वें को ध्यानपूर्वक देखिए। करेक्ट आंसर इसका क हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण है। यहाँ समुदाय का बोध हो रहा है। प्रश्न संख्या 32, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य और कुरूपता। इसमें आप देखिए और बताइए। प्रश्न संख्या 32, सही जवाब इसका क्या होगा? कौटिल्य। कौटिल्य जो है ये संज्ञा शब्द है, लेकिन कौटिल्य के अलावा बाकी जो शब्द हैं उनको भी देख लीजिए। कुटिलता, कुरूपता, जटिलता, ये सारे शब्द भी क्या हैं? ये भी तो विशेषण नहीं है, ये संज्ञाएं हैं। ये सभी स्त्रीलिंग हैं और संज्ञाएं हैं, तो इसमें चारों ही संज्ञा शब्द हैं, कोई भी विशेषण नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। कौन सा विशेषण नहीं है बताना है आपको। तो आंतरिक लिखा है, अंतर लिखा है, आग्नेय लिखा है और अधिकारी लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा आप चुनेंगे? 33वां आप देख रहे हैं, और 33वें का जो सही जवाब है वो इसमें ख हो जाएगा, अंतर। ये विशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या 34, कौन से वाक्य में विशेषण इस्तेमाल हुआ है? इसमें से आपको चुनना है। तो राम श्याम भाई है, राम ने माँ से भोजन और पानी मांगा, माँ ने खाने में रोटी और सब्जी परोसी, राम ने रोटी खाई सब्जी छोड़ दी। ये पूरा एक कहानी है। अब इसमें आपको जो 4 वाक्य हैं उसमें से विशेषण किसमें इस्तेमाल हुआ है ये चुनना है। तो प्रश्न संख्या 34 को देखिएगा। इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, राम ने रोटी खाई और सब्जी छोड़ दी। ये वाला जो इसमें दिया हुआ है ना, यही इसमें से एक ऐसा वाक्य है जिसमें कि विशेषण इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहां विशेषण का प्रयोग हुआ है, बाकी जितने हैं उनमें विशेषण इस्तेमाल नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण है, कहां पर है बताइए? आंतरिक में, तेज में, 1 लीटर में, 101 में, किस में?
परिमाणवाचक विशेषण किसमें है? 35वें को ध्यान से देखिएगा। तो ये जो 35वां आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब इसमें से ग हो जाएगा। 1 लीटर। 1 लीटर जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है, बाकी आंतरिक और तेज जो है ये गुणवाचक विशेषण है, और 101 जो आप देख रहे हैं ये संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं, जो कि यहाँ है। वह भीमकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष क्या है? मतलब इस वाक्य में विशेष्य क्या है ये आपको बताना है। बताइए। तो 36वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क हो जाएगा। व्यक्ति, ठीक है, मतलब जिस शब्द की विशेषता विशेषण बता रहा है वही विशेष्य होगा। तो इसमें व्यक्ति जो शब्द है वही विशेष्य है, और भीमकाय शब्द उसी की विशेषता बता रहा है। ठीक, तो यहाँ विशेष्य की पहचान हमने की। इसके बाद देखें समुदायवाचक विशेषण इसमें से कौन सा है? दोनों बहनें, प्रत्येक व्यक्ति, शताब्दी, या घ को चुनेंगे, क और ग दोनों वाला ऑप्शन। तो 37वां आप देख रहे हैं, और 37वें का जो इसमें सही जवाब होगा, ध्यान से देख लीजिए पहले, वो इसका घ हो जाएगा। क और ग दोनों को चुनेंगे, दोनों बहनें और शताब्दी। 100 वर्षों का समूह है। जब समूह या समुदाय की बात होगी तो वहाँ पर समुदायवाचक विशेषण आएगा। तो शताब्दी जो है इसमें 100 साल का समूह होता है ना, तो ये समुदायवाचक में आएगा। और दोनों बहनें जो हैं ये भी आपका समुदायवाचक में आएगा, तो हम घ को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। निशा का विशेषण रूप क्या है? बताइए। तो नैश हो जाएगा, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, निशा से संबंधित। और 39वें को देखते हैं। कोई जवान गोलियां नहीं चलाएगा। कोई जवान गोलियां नहीं चलाएगा। अब इसमें विशेषण क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो सार्वनामिक विशेषण का इस्तेमाल हुआ है। इसका जो ख वाला विकल्प है उसको हम चुनेंगे। इसमें कोई शब्द जो है ये जवान की ओर इशारा कर रहा है, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण को हम चुन लेते हैं। ठीक, ख वाले विकल्प को चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 को देखें। विशेषण कौन सा नहीं है ये आपको पहचानना है। प्रव्य, सर्व, गर्व, क और ग दोनों। तो प्रव्य और गर्व ये दोनों संज्ञा है। प्रव्य का मतलब होता है सक्षम, ये भगवान शिव का भी पर्यायवाची है। सर्व और भव्य ये दोनों विशेषण है। सर्व और भव्य जो है ये विशेषण है। फिलहाल यहाँ पर भव्य जैसा कोई शब्द नहीं है। क और ग दोनों को चुनेंगे, क्योंकि विशेषण जो नहीं है वही चुनना है। तो संज्ञा कौन कौन सी है इसमें? प्रव्य है और गर्व है। ठीक, तो इसीलिए हमने चुना क और ग दोनों। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। बारात का तत्सम रूप क्या है? यहाँ से तद्भव तत्सम शुरू होता है। बारात का तत्सम रूप क्या होगा? वरयात्रा। देख रहे हैं ना। इसके बाद 42 को देखते हैं। तत्सम के लिहाज से शुद्ध शब्द कौन सा है? शाटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तो तत्सम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शाटिका ही एकमात्र जो शब्द दिखाई दे रहा है शुद्ध है। शाटिका मतलब क्या होता है? साड़ी। बाकी रैन मतलब रात्रि होता है, तो रैन जो है तद्भव शब्द है। सारे तद्भव हैं इसमें बाकी। इसके बाद तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको पहचानना है 43वें में। तो लिखा हुआ है उलूक, ओझा, पुस्तक और मृतिका। सही शब्द क्या होगा? ओझा। ये आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है उपाध्याय। बाकी जितने हैं जैसे उलूक, पुस्तक और मृतिका मतलब मिट्टी, ये सारे क्या हैं? तत्सम रूप में दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 44, यहाँ जोड़ा बनाकर दिया हुआ है। दीमक का उपदीका लिखा है, इक्ष का ईख लिखा हुआ है। शब्दों को ध्यान से देखिएगा। अखरोट का अक्षरोट लिखा है। सभी सही है ऐसा कहा गया है। तो अब इसमें आपको बताना है। तो सभी तो नहीं सही है, ये ध्यान से देखने पे ही पता लग रहा है। तो सही क्या है इसमें का? देखिए 44 जो है ना, इसका इसमें जो सही उत्तर है वो क होना चाहिए, क्योंकि हमें सही की ही तलाश करनी है। तो दीमक का उपदीका या उपदीक जो कहा जाता है शब्द, ये सही है। वल्मीक भी कहा जाता है, लेकिन उपदीक जो शब्द है ये दीमक शब्द इसी के अंदर से निकला हुआ है। मतलब होता ही है कि तत्सम से ही तद्भव की उत्पत्ति होती है। तो वही हाल यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये ठीक है, मतलब ए वाला विकल्प हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो इक्ष नहीं होता है, इक्षु होता है। ठीक है, इक्षु होता है, मतलब 6 पे ऐसे छोटे ऊ की मात्रा होती है, इक्षु, और उसका तद्भव हो जाता है ईख। अखरोट का क्या होता है? अक्षोट होता है। अक्षरोट नहीं होता है, अक्षोट होता है। इस तरीके से होता है। हमने क को चुना। प्रश्न संख्या 45 में कहा गया तत्सम कौन सा नहीं? आंख, नयन, दृग और नेत्र। आंख, अक्षी इसका तत्सम होता है, ये तो तद्भव दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद अब जो 46वां है इसको देखते हैं। हुलास का तत्सम रूप क्या होगा? उल्लास। ठीक। प्रश्न संख्या 47, इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? पहचानिए और बताइए। मधुप दिया है, मधुकर दिया है, भ्रमर दिया है, भंवरा दिया है। तो अब इसमें से आप भी जानते हैं कि कौन सा तद्भव है। भंवरा जो है वो तद्भव है, बाकी जितने हैं वो तत्सम शब्द हैं। प्रश्न संख्या 48, विभीतकी। विभीतकी का तद्भव रूप है क्या? इसमें से है, आपको चुनकर बताना है।
तो विभीषण लिखा है, विभीषिका लिखा है, बहेड़ा लिखा है, विभाजन लिखा है। तो एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि होती है, वनस्पति होती है असल में बहेड़ा। इसके फलों को पीसकर औषधियाँ आयुर्वेद में तैयार की जाती हैं। तो विभीदिकी इसी को कहा जाता है शुद्ध संस्कृत में। इसके बाद देखिए अगले वाले को, यानी 49वां। इसमें तद्भव आपको पहचानना है। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज दिया हुआ है। इसमें से तद्भव आपका क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। सूर्य इसका तत्सम होता है। बाकी आप 50वें और अंतिम तद्भव तत्सम के प्रश्न को देखिएगा, पनही लिखा हुआ है। पनही का आपको चुनना है तत्सम क्या होना चाहिए? उपानह, ठीक है। तांबूल, पर्ण और पर्णही लिखा है, वो गड़बड़ है। तांबूल जो है ये पान को कहा जाता है। पर्ण अर्थात पत्ता, पर्णही कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, उपानह जो है ये शब्द है। उपानह और पनही ये चप्पल के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। प्रश्न संख्या 51, यहाँ से वर्तनी वाला शुरू होता है जो कि 60वें तक चलेगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। यहाँ दिया है अंधेरा, त्योहार, गंवार और निरोग। इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो 51वें को ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसमें से कौन सा होगा बताइए? 51 को आप देख रहे हैं, ए वाला हो जाएगा, अंधेरा। यही एकमात्र शुद्ध है, अंधेरा। यहाँ चंद्रबिंदु का ही इस्तेमाल होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ये ठीक लिखा हुआ है। बाकी त्योहार नहीं होता है, त्योहार होता है। ओ की मात्रा होगी, औ की नहीं। गंवार नहीं होता है, गंवार। यहाँ चंद्रबिंदु लगना चाहिए था, जो कि अनुस्वार लगा दिया है, तो ये भी गड़बड़ हो गया है। निरोग नहीं होता है, निरोग होता है। ऐसे न पे बड़ी की मात्रा होगी। तो बाकी सारे गलत है, सिर्फ ए वाला यानी अंधेरा सही लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। यहाँ कौन से शब्द की वर्तनी गलत है ये आपको बताना है। आशीर्वाद लिखा है, अक्षौहिणी लिखा हुआ है, अहिल्या लिखा है और भिज्ञ लिखा है। इसमें से आपको चुनकर बताना है। 52, तो 52 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से ग हो जाएगा, अहिल्या। ये गलत लिखा हुआ है, आप भी जानते हैं। सही इसका तरीका क्या होता है? अहल्या होता है। इसमें कोई मात्रा ह पे नहीं लगेगी, अहल्या होता है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 53वें को, इसमें कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? लिखा हुआ है हनुमान, नीचे न के साथ हलंत लगा हुआ है। विधिवत में त के साथ लगा है, अकस्मात में त के साथ लगा है। मतलब ये सारे ही हलंत के साथ लिखे गए शब्द हैं। हलंत कब लगता है? हलंत तब लगता है जब किसी भी वर्ण का पूर्ण उच्चारण हम नहीं करते हैं, हल्का उच्चारण करते हैं। तो अब बताइए इसमें शुद्धि कहाँ पर है? 53 करेक्ट आंसर इसका घ हो जाएगा। ये सारे ही ठीक लिखे हुए हैं, ठीक है। मतलब वर्तनी के दृष्टिकोण से वैसे तो हम लोग इन्हें बिना हलंत के ही लिख देते हैं, लेकिन कायदे से इनके अंदर हलंत होना चाहिए। तो सभी अर्थात जितने हैं सभी सही है। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। तत्मय, तत्मय लिखा हुआ है और इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। इसमें से कौन सा होगा? 54, 54 तन्मय होता है, तत्मय नहीं होता है। हाँ, ये ठीक बात है कि तत् और मय दो शब्दों को जोड़कर ये बना हुआ है, लेकिन जब जोड़ते हैं, जब संधि करते हैं तो ये तन्मय के रूप में लिखा जाता है। व्यंजन संधि के नियम यहाँ काम करते हैं। इसके बाद 55वें प्रश्न को देखिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द गलत है? भस्मीभूत, मनज्ञ, क्षुधा, अज्ञान। बताएं। तो 55 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ख हो जाएगा। मनज्ञ जो लिखा हुआ है वो गलत है, मनोज्ञ होता है। न पे बड़े ये ओ की मात्रा होती है, मनोज्ञ लिखा जाता है। बाकी जितने हैं ठीक है। इसके बाद देखिए अगले वाले को, यानी 56। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? खड़ी पाई। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, सभी शुद्ध हैं। बताइए इसमें शुद्धि कहाँ पर है? तो एकमात्र इसका जो क वाला है वही ठीक है। बाकी अगर आप देखें, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, जो कि नहीं लगा है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब इसमें क्या गड़बड़ है बताइए? इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए 56 में लिखा हुआ है श्री कृष्ण का अनेक नाम है। यहाँ पर होना चाहिए था के, जो कि नहीं दिया है। तो इसमें यही वाला एकमात्र सही है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह वाक्य होगा। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, तब जाकर ये दोनों वाक्य ठीक होते, जो कि नहीं है। तो इसमें से हमने ए को चुना। इसके बाद 57 की ओर चलते हैं। यहाँ अशुद्ध तलाशना है आपको। तो लिखा हुआ है अनेकों रूप है राधा रानी के, तुम आओ मैं जाऊं आपकी मनोकामना पूर्ण हो। बताइए। तो 57 जो आप देख रहे हैं ना, इसका अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो करेक्ट आंसर घ होना चाहिए, क्योंकि सभी जो वाक्य दिए हुए हैं सब में कुछ न कुछ कमोबेश गड़बड़ है। राधा रानी के अनेक रूप हैं, जैसे श्री कृष्ण के अनेक नाम है, हमने पीछे देखा था ना, उसी तर्ज पर राधा रानी के अनेक रूप हैं, ऐसे लिखना चाहिए। तुम आओ मैं जाऊं, ये कोई वाक्य तो होगा नहीं। तुम आओ तो मैं जाऊं, ऐसे लिखना चाहिए। आपकी मनः कामना पूर्ण हो, मनोकामना कोई शब्द नहीं होता है, मनः कामना होता है। तो इस तरीके से लिखना चाहिए था, और इसीलिए ये तीनों ही यहाँ पर गलत दिए हुए हैं।
प्रश्न संख्या 58 की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए अशुद्ध वाक्य आपको खोजना है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। इसमें गलती कहाँ पर है? तो देखिए 58 जो आप देख रहे हैं, इसका इसमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा क। इसमें अशुद्ध ही खोजना था तो इसका क चुन लेते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण नहीं बल्कि स्पष्टीकरण आवश्यक है और करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पष्टीकरण जो शब्द है ना, इसमें स्पष्ट करना ये भाव छिपा हुआ है, तो करना अलग से लिखना हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हम लिखेंगे इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। बाकी जितने हैं ठीक। आप इतनी देर में क्यों आए? प्याज तीखा होता है और प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। सब सही है, यही गलत है। 59 को देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। तो दृष्टा नहीं होता है, आयोग कई बार ये दे चुका है ना। दृष्टा नहीं होता है, दृष्टा होता है ना, तो यहाँ पर द्र हो जाएगा। री की मात्रा नहीं बल्कि र की मात्रा होगी। दोनों में अंतर है। ये री की मात्रा यहाँ पे लगा दिया है जो कि गड़बड़ हो गया है। इसके बाद 60वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पुनः पूछा जा रहा है। तो लिखा हुआ है वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य और अभिज्ञता। बताइए, एक संशोधन यहाँ कर लीजिएगा। वांग्मय जो लिखा हुआ है ना, यहाँ अंज्ञा है। अंज्ञा पहचानते हैं ना, क ख ग घ अंज्ञा। क वर्ग का ये 5वां वर्ण होता है। वैसे ही जो नीचे च वर्ग होता है, क के बाद जो अगला वर्ग आता है, तो च वर्ग में 5वां वर्ण क्या होता है? पंचमाक्षर आप पढ़ते हैं ना व्याकरण में, तो 5वां वर्ण होता है इया। तो ये अंज्ञा और इया को बहुत कायदे से, क्योंकि आजकल इनका प्रचलन उतना नहीं है, इनको इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लोग इनके बिना काम चला लेते हैं, तो इसलिए लोग इन्हें भूलते जा रहे हैं। तो ये जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये अंज्ञा है, और इसके नीचे ऐसे हलंत लग गया तो ये अंग जैसा, मतलब हल्का सा हल स्वर का उच्चारण यहाँ पे किया जाएगा, हल्के स्वर का उच्चारण किया जाएगा। तो वांग्मय लिखा हुआ है, यहाँ पर ये अंज्ञा होगा और नीचे ऐसे डैश रहेगा। तो वांग्मय ठीक लिखा हुआ है, यहाँ बस एक बिंदु की आवश्यकता थी। इसमें असली गड़बड़ कहाँ पे है? घ वाले में है। अभिज्ञता कोई शब्द नहीं होता है, अभिज्ञ होता है। ठीक, उसमें ता प्रत्यय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए हमने घ को चुना और यहाँ पर ये मॉक समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।